2025 में एसएससी जैसे ही अपना वेंडर चेंज करता है तो वेंडर चेंज करने के साथ में ही पैटर्न में सर्टेन चेंजेस होते हैं। और इंग्लिश के अंदर एक चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो आते हैं लंबे लंबे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, वो भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से जो कि अक्सर करके बच्चों को कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं। और वो जो क्वेश्चंस थे उनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो थे सब्जंक्टिव मूड चैप्टर से। तो आज उसी सब्जंक्टिव मूड चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ाने समझाने सिखाने मैं प्रशांत सोलंकी आया हूं आपके सामने। तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको आगे आने वाले एक सवा घंटे में, जितने में भी ये वीडियो जाने वाली है, मिलने वाला है। तो आ जाइए, फटाफट से तैयार हो जाइए। हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। नॉर्मली जब मैं इसको पेड बैचेस में इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो 2 से 3 क्लासेस मूड चैप्टर की चल जाती हैं, और लगभग 2 से 3 क्लासेस ही आपकी कंडीशनल चैप्टर की भी होती हैं। तो दोनों को अलग अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है, बट क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिलेटेबल हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, सो पहले हम मूड पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कंडीशनल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो सिंगल वीडियो के अंदर दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे। तो आपके लिए काम की वीडियो, अगर काम की वीडियो है तो मेरे भाई आपका भी कुछ बनता है अपनी साइड से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज होली का दिन है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मे भी थोड़ा सा डिलेड मिले, क्योंकि मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ, काम कर रहा हूँ और आपके सामने होली के दिन भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मेरी टीम शायद पूरे तरीके से यहाँ पे नहीं है। वो टीम को तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए भाई। मैं अपने आप से काम कर सकता हूँ ना, टीम से थोड़ा ही काम करवा लूंगा। तो टीम को छुट्टी चाहिए, और टीम को छुट्टी चाहिए तो उनको छुट्टी दी गई है। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स आपको थोड़ा सा लेट मिलेंगे। बाकी भाई कंटेंट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट अल्टीमेटली मैंने खुद रेडी किया है, खुद रेडी किया है। तो सारी चीज़ें मतलब टीम की मदद से रेडी किया है, टीम रेडी करती है, उसके बाद में मैं कंप्लीटली रिव्यू करके एक एक चीज़ को, उसके बाद में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो मेरे भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बेहतर तरीके से वीडियोज़ को आगे तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो आपके यार दोस्त और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी सीखने को मिले। आइए भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं क्लास की। थोड़ा सा कलर वलर भी मेरा इधर उधर लगा हुआ है हाथ वगैरह पे, तो वो बस ना अभी ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिनको ऑफिस का एड्रेस पता है वो आ गया अचानक से और पूरा गुलाल में रंग में पूरे तरीके से मेरे को रंग दिया। बट मैं तो रेडी था कि क्लास लेनी है, लेकिन टचवुड मेरे पास में एक एक्स्ट्रा शर्ट ऑफिस में पड़ी हुई थी, तो वो पुरानी शर्ट वर्ट उतार के बस ऊपर से ना वो कहते हैं ना टिप टॉप कर लिया है। और आपको लग रहा होगा कि वाह मास्टर कितना नहाया धोया सा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। तो ऑफिस में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं साबुन वगैरह, तो उससे यूज करके अपना थोड़ा सा इतना हो गया कि हाँ वीडियो में अभी बना सकता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं होली पे 3 दिन गाँव में हूँ तो उस टाइम पे आपके पास में कुछ ना हो। ठीक है, सो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। और ये थंबनेल भी ना टूटा फूटा सा मैंने खुद ही बनाया है मेरे भाई। नॉर्मली मतलब पूरी टीम होती है, बट आज टीम नहीं होली पे, तो ये भी मैंने ही टूटा फूटा सा। तो इसमें अगर कुछ कहीं पे गलती दिखे ना, माफ़ कर दीजिएगा, जैसे बन पाया वैसे बना दिया बस, कैसे भी करके। ठीक है, आ जाइए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, क्लास को शुरू करने से पहले देखो, एक तो मूड से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको टेंस चैप्टर देख लेना चाहिए और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देख लेना चाहिए। ठीक है, सो अगर बेसिक्स नहीं देखा है तो इसको देख लेना, प्लस में टेंस चैप्टर भी जरूर देख लेना, बिकॉज मूड चैप्टर काफी हद तक रिलेट कर पाओगे आप टेंस चैप्टर से। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आप बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जाके पढ़ना चाहते हैं, सो दिस इज द प्लेस टू गो। मे भी हो सकता है जिस टाइम तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको होली का ऑफर भी दिखाई दे। अगर होली के ऑफर में होगा तो ये आपका 499 में होगा, अदरवाइज ये 699 का बैच आपका रहता है। ठीक है, बाकी इसके बाद में टॉप 50 की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मूड एंड कंडीशनल की। इसमें आपको हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे मिले जो कि आपको इस चैप्टर के दौरान डिस्कस करते हुए नाम देखूं मैं, क्योंकि इस टॉप 50 का मतलब ही ये था कि जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ आपकी बन सकती है, एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन दिस, है ना। तो इसमें हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ऊपर नीचे देखें, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें कवर करी गई हैं, मतलब दे आर कवर्ड इन अ मैनर कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ी हैं तो भी आप इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे मूड चैप्टर की। देखो व्हाट इज मूड। मूड जैसे हम मॉडल वर्ब पढ़ते हैं ना, मॉडल वर्ब्स भी क्या होती हैं अल्टीमेटली, स्पीकर जो होता है यानी कि जिसके द्वारा सेंटेंस बोला या लिखा जा रहा है, उसकी इंटेंशन को दिखाती है कि वो
उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, किस तरीके की बात को एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या उसकी इंटेंशन किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताने की है, क्या उसकी इंटेंशन किसी चीज़ में कहीं ऑब्लिगेशन बताने की है, क्या उसकी इंटेंशन किसी नेसेसिटी को बताने की है, क्या उसकी इंटेंशन जस्ट कुछ विलिंगनेस को दिखाना है, या उसकी इंटेंशन परमिशन लेने की है, या उसकी इंटेंशन रिक्वेस्ट करने की है, या ऑफर देने की है। एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड बाई मॉडल वर्ब्स, है ना। सिमिलरली बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स के थ्रू भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए हमें मूड की जरूरत होती है। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं अपना इंग्लिश का, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एक सर्टेन मूड होता है। वैसे जो मेन स्ट्रीम मूड्स हैं वो तीन हैं आपके, ठीक है, इंडिकेटिव मूड, इंपैरेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड। हालांकि अगर इन्हीं को थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं अपन लोग, तो इसको तीन की जगह पे पांच बोल दिया जाता है। इंडिकेटिव में से ही एक और मूड एक्स्ट्रा बना दिया जाता है, इंटरोगेटिव मूड। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव मूड है उसमें से एक और मूड बना दिया जाता है, कंडीशनल मूड। ठीक है, तो इसीलिए मैं मूड और कंडीशनल को एक ही साथ रखता हूँ, बिकॉज जब हम एकदम से स्टैंडर्ड इंग्लिश में जाते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस जितने हैं ना वो भी एक मूड का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी मैं यही पढ़ाता हूँ, इसीलिए दिस इज वाई मैं एक साथ दोनों को कवर करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम मेन स्ट्रीम जो तीन मूड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका मूड होता है दैट इज इंडिकेटिव मूड। व्हाट डू वी मीन बाई इंडिकेटिव मूड? इंडिकेटिव मूड, जब हम इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं ना, तो इट इंडिकेट्स समथिंग, इट इंडिकेट्स समथिंग, ये इंडिकेट करता है कुछ। भाई साहब जितने अब तक हमने टेंस पढ़े हैं, ठीक है, जो टेंस हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, वो सारे के सारे इंडिकेटिव मूड का पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही पास्ट के, ऐसे ही फ्यूचर के, एवरीथिंग। तो इसके द्वारा जो इंडिकेटिव मूड है ना, बेसिकली इसके द्वारा हम दो तीन चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट्स, अगर कोई चीज फैक्ट है तो इंडिकेटिव मूड से दिखाएंगे। अब देखो जरूरी नहीं है फैक्ट हो, क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं वो फैक्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा स्पीकर का बेसिकली एक ओपिनियन हो सकता है, उसकी इंटेंशन हो सकती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ओपिनियंस होते हैं ना उनको भी ओपिनियंस। इसके अलावा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव मूड अलग से नहीं लिखा रहे हैं, मैं तीन ही मूड आपको बता रहा हूँ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी फिर हमें इंडिकेटिव मूड के अंदर रखने पड़ते हैं। तो इसके अलावा हमारी तीसरी चीज क्या हो जाती है, क्वेश्चंस। तो मेजरली इन तीनों चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटिव मूड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो इंडिकेटिव मूड का यूज़ करते हैं। आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, ऑल टेंसेस, जितने टेंसेस अपन लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बेसिकली आपका किसका पार्ट होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंडिकेटिव मूड ओनली। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड कुछ नहीं है भाई साहब, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अपन लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या समटाइम्स प्लीज से शुरू होते हैं, काइंडली से शुरू होते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस कोई बेसिकली क्या बोल देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑटोमेटिकली यू आपका अनरिटन सब्जेक्ट होता है, उसको लिखते नहीं अपन, ठीक है, लेकिन यू को ही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी को कोई एडवाइस देनी है, किसी को कोई ऑर्डर देना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो जब भी बेसिकली इसको क्यों यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस, को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स, सजेशंस, ईटीसी। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप जानते हैं इंपेरेटिव मूड का यूज़ करते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सारे स्ट्रक्चर्स कवर करा रखे हैं, दिस इज वाई मैंने कहा था कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखना इससे पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, इंपेरेटिव मूड हो गया। एंड द थर्ड वन इज ऑब्वियसली योर सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव, अब देखो सब्जंक्टिव मूड क्या है, सब्जंक्टिव मूड के दो मेजर फंक्शन होते हैं। ठीक है, दो मेजर फंक्शन होते हैं, इसीलिए इसको दो फर्दर टाइप में बांटा जाता है। दो इसके जो फर्दर टाइप हैं, एक है आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव, ठीक है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, एंड द अदर इज पास्ट सब्जंक्टिव मूड, पास्ट सब्जंक्टिव। दोस्त ये जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है ना, इसका यूज हम करते हैं बेसिकली, जैसे हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मली जो बात हमें इंपेरेटिव सेंटेंस के थ्रू कहनी चाहिए, अगर उसी को हम दैट क्लॉज के अंदर लिखेंगे तो समझ के चलिएगा कि आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा। दिस इज द मतलब बेसिक थिंग, सबसे बेसिक चीज वही है।
जैसे आप नरेशन जब पढ़ते हैं तो नरेशन में हम क्या देखते हैं कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आए, तो चेंज करते टाइम उसको 2+V1 से बदल देते हैं। तो नॉर्मली जो बात हम 2+V1 से कहते हैं, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर से कहते हैं, अगर उसी को इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर ना लगा के दैट क्लॉज हम लिखेंगे, तो नॉर्मली आपका क्या आएगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ डायरेक्टली हमें कहनी है, सो वी यूज इम्पैरेटिव सेंटेंसेस, बट अगर कोई चीज़ हम इनडायरेक्ट वे में कहना चाहते हैं, फॉर दैट वी नीड प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? सबसे बेसिक चीज जो ये एक्सप्रेस करता है वो करता है रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, जरूरत की बात करता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, एंड सेकेंडली जो चीजें हम यहाँ पे डायरेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट सजेशंस हो सकते हैं, जो भी चीजें इनडायरेक्ट वे में कही जाएंगी दैट क्लॉज के अंदर कही जाएंगी, सो दे विल बी एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द पास्ट सब्जेक्टिव मूड? पास्ट सब्जेक्टिव मूड बेसिकली क्या है? ये एक्सप्रेस करता है कुछ भी अनरियल, यानी कि कुछ भी इमेजिनरी, यानी कि समथिंग हाइपोथेटिकल। यानी कि अगर मैं कोई, मेरा इमेजिनेशन है कि काश मैं एक राजा होता, तो आई विश आई वर अ किंग। तो यहाँ पे मैंने आई एम ना लिखा, मैंने आई वॉज ना लिखा, मैंने आई वर लिखा। क्यों मैंने आई वर लिखा? बिकॉज वी नीड पास्ट सब्जेक्टिव मूड हियर। हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड की यहाँ पे जरूरत है, इसीलिए, क्योंकि मैं राजा हूं ये कोई फैक्ट नहीं है, मैं राजा हूं ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं राजा हूं ये मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज इंडिकेटिव मूड। मैं काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, सजेशन भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज इंपैरेटिव सेंटेंस हियर, इंपैरेटिव मूड हियर। तो हम इंपैरेटिव नहीं यूज कर सकते, हम इंडिकेटिव मूड यानी कि नॉर्मल टेंस नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट इज एन इमेजिनेशन, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है। काश में राजा होता, काश में राजा होता, एंड बिकॉज इट इज एन इमेजिनेशन वी शुड यूज पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो हमने इसीलिए ना तो मतलब आई विश आई एम किंग लिखा, गलत हो जाता, आई विश आई वॉज अ किंग गलत हो जाता, इसीलिए हमने लिखा आई विश आई वर अ किंग। अब आपको एक दो चीजें ऐसी लगेंगी कि सर आपने भी तो ये ऊपर ऊपर से चीजें समझा दी हैं, क्या इतना ही मूड है? नहीं, एक एक करके डिस्कस करेंगे अपन लोग। यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड, दिस इज द मेजर पॉइंट। ठीक है, इंपेरेटिव मूड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बिकॉज देयर वी डू नॉट यूज एनी सब्जेक्ट व्हाट्सोएवर। ठीक है, हम कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, यू इज द ऑटोमेटिक सब्जेक्ट, है ना, यू बिकम्स द ऑटोमेटिक सब्जेक्ट, एंड दैट टू अनरिटन। ठीक है, वो भी अनरिटन फॉर्म में रहता है, तो हम कोई सब्जेक्ट लगाते नहीं है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगते हैं, यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगते हैं, तो इन चीज़ों में कई बार आपको डाउट हो सकता है। तो सब्जेक्टिव मूड और इंडिकेटिव मूड में जो बेसिक फैक्ट है ना, जो बेसिक ज़रूरत है आपको समझने की, द बेसिक डिफरेंसेस, एक तरफ हम फैक्ट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन चीज़ों की बात करते हैं जो फैक्ट नहीं है। मैं आपसे एक दो सेंटेंस लिखता हूँ। ओके, ओके। देखो मैं ना स्टार्टिंग में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि क्यों ना एक बार जो आपका बेसिक वाला पार्ट है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से समझा दिया जाए कि जब भी आप आगे बढ़ो, आगे सीखो, तो आपको ऐसा फील हो कि यार वाह मज़ा आ गया। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, नॉट राइट दिस वन। ठीक है, मैंने लिखा एवरीवन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। मेरे भाई मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये है क्या? क्या ये मेरा ओपिनियन है, या ये फैक्ट है, या ये ज़रूरत है, या ये क्वेश्चन है? क्या है ये? इट्स नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या ये जरूरत है कि एवरीवन इज प्रेजेंट? ये तो इज लगा रखा है मेरे भाई, इज है यानी कि बी की सिंगुलर फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर। ठीक है, ये तो बी की फॉर्म्स होती है ना, और बी की प्रेजेंट की फॉर्म अगर हमने लगा रखी है, दैट मीन्स ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। एवरीवन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग का मतलब है सभी मीटिंग में उपस्थित हैं, ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट, ये तो एक फैक्ट है। एवरीवन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इट मीन्स कि सब प्रेजेंट हैं। आई एम एक्सप्रेसिंग अ फैक्ट, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ एक फैक्ट को, द सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग अ फैक्ट। ठीक है जी, ओके।
एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, इट इज एसेंशियल दैट एवरीवन इज प्रेजेंट द मीटिंग। नाउ कंसीडर दिस सेंटेंस। अगर आप इस सेंटेंस को कंसीडर करोगे, सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एसेंशियल, यानी कि यह जरूरी है, यह जरूरी है, यानी कि जो भी बात मैं आगे कहने वाला हूं वो बात जरूरी है, यानी कि जो भी बात मैंने आगे कही है वो बात जरूरी है। मैं ये कहूं कि जरूरी है कि तुम आओ, तो इसका मतलब तुम आ गए हो या तुम अभी नहीं आए हो। ऑब्वियस सी बात है, तुम नहीं आए हो, यही तो कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि जरूरी है कि सब यहां हो, दैट मीन्स क्या सब यहां हैं? बात बताइए जी। अगर सब यहां होते तो क्या मैं ये कहता कि भैया जरूरी है कि सब यहां हो? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है इस चीज की जरूरत है, वी नीड दिस थिंग, वी नीड दिस थिंग, यानी कि यहाँ पे जरूरत की बात है, ये कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैंने इज लगाया है, इसका मतलब है इट बिकम्स अ फैक्ट, और क्योंकि ये एक फैक्ट है इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा, हमें फैक्ट चाहिए ही नहीं था, हमें नीड की जरूरत थी। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव आएगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या लगाते हैं हम? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, अभी जस्ट मान लो कि बी लग रही है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो जो मैं एक मेजर चीज आपको समझाना चाहता था वो ये समझाना चाहता था कि देखो जी, ये है, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आपको शायद क्लैरिटी और आएगी। जैसे मैंने लिखा कि आई विश काश एवरीवन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। आई विश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? काश। नाउ कंसीडर इट। एक बात, मतलब इस बात की गहराई को थोड़ा समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो ये जो शब्द होते हैं ना, ये सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। मैं अगर आपके सामने ये कहने लग जाऊं, काश मैं एक लड़का होता, तो आप कहोगे दिमाग खराब हो गया क्या मास्टर, लड़का ही तो हो। दैट मीन्स अगर मैंने कोई चीज़ काश लगा के कही है, इसका मतलब है जो भी मैं आगे कहने जा रहा हूँ, जो भी मैं आगे कहना चाहता हूँ, वो रियलिटी नहीं है, इट इज़ अनरियल एंड इट इज़ समवॉट अनअचीवेबल। उसको हम अचीव नहीं कर सकते, उसको हम पा नहीं सकते। करेक्ट बात है। तो अगर जैसे वो गाना सुना है ना आपने, ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जी। नहीं, तो ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, इसका मतलब है अगर काश लगा के ये कह रहे हैं कि दो दिल होते, है नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ ना काश एवरीवन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि काश सब प्रेजेंट होते, दैट मीन्स कि सब लोग प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पे यही चीज फैक्ट को बता रही है, यहाँ पे इसी तरीके से एक नीड को बताया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब लोग हैं नहीं, इट इज कंप्लीटली अनरियल। कंप्लीटली अनरियल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इज का नहीं, किसका यूज करना चाहिए हमें, वो वर का यूज होगा। बट क्यों होगा वर का यूज, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वर का यूज क्यों होता है। नाउ वापस आ जाते हैं अपने इसी पार्ट पे। तो सबसे पहले इंडिकेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। सब्जेक्टिव मूड चाहे प्रेजेंट का है चाहे पास्ट का है, द बेसिक प्रिंसिपल इज, जो बात कही गई है इट्स नॉट अ फैक्ट, ये एक फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट्स समवॉट अनरियल, जो चीज हुई नहीं है या तो उसकी जरूरत है या फिर उसका होना इम्पॉसिबल है। दो ही तरीके की चीजें हैं, अगर जरूरत है दैट मीन्स दिस वन, एंड इम्पॉसिबल है दैट मीन्स दिस वन, ठीक है। नाउ अब एक बार कंसीडर ये कर लेते हैं कि इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं और इसको पास्ट सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव और ये पास्ट सब्जेक्टिव है, इसका टेंस से लेना देना नहीं है। सब्जेक्टिव मूड इज, मतलब
फ्री ऑफ टेंस कह सकते हैं आप। टेंस से बेसिकली उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट काम करता है, तो चाहे इंपेरेटिव मूड हो चाहे सब्जंक्टिव मूड हो, ये टेंस से लेना देना नहीं रखते हैं, ठीक है। इनका ना तो टेंस से फर्क पड़ता है, यानी कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस के रूल्स को फॉलो नहीं करते, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव। फिर भी इसका नाम प्रेजेंट और इसका पास्ट क्यों है? देखो, जब एक सेंस था जिसमें हम किसी चीज की रिक्वायरमेंट को दिखा रहे हैं, नीड को दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये चीज आपका क्या दिखा रहा है, नीड को दिखा रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट है, फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है इसका मतलब है मूड लगेगा, सब्जंक्टिव मूड। अब सब्जंक्टिव मूड कैसा लगेगा, तो यहाँ पे लगाया गया एक टाइप 1 का सब्जंक्टिव मूड, और टाइप 1 का सब्जंक्टिव मूड आपको क्या दिखाता है, रिक्वायरमेंट को दिखाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे प्रेजेंट था या पास्ट था, डजंट मैटर। तो इसका मतलब है इज अगर मैंने लगा दिया होता तो ये तो भैया इसको प्रेजेंट बना देता। दूसरा, इस पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एवरीवन सिंगुलर है प्लूरल, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब चीजों को हटाने के लिए कि टेंस भी हट जाए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हट जाए, यहाँ पे क्या लगाया गया, बी फॉर्म लगाई गई, यानी कि बेस फॉर्म लगाई गई। यानी कि बी यहाँ पे है क्या, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले क्या है कि इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आजाद करने के लिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पे यूज किया गया। और क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से टेंस में यूज होती है, तो आप पाओगे सर प्रेजेंट के टेंस में नॉर्मली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इसीलिए क्योंकि इस टेंस में प्रेजेंट की फॉर्म आती है, इसीलिए इस टेंस का नाम रख दिया गया प्रेजेंट, सब मतलब इस, क्योंकि इस मूड में, नॉट टेंस, दोबारा से सुनना है बात को, क्योंकि इस टेंस में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। क्या बोल रहा हूं दोबारा से, क्योंकि इस वाले मूड में, क्योंकि इस वाले सेंस में, क्योंकि इस वाले मूड में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, इसीलिए इस वाले मूड का नाम रख दिया गया प्रेजेंट सब्जंक्टिव, क्योंकि बेस फॉर्म अपने आप में प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। नाउ कंसीडर दिस वन। सबसे पहली बात, अगर मैं एवरीवन के साथ में वॉज लगा देता मेरे भाई, ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करवाना है, इसीलिए हमने वॉज का यूज नहीं करना है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम वर को लेके भी कह सकते हैं कि प्लूरल के साथ वर आ जाता, तो आप कहते हैं कि सर ये, जैसे बेटा देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे प्रेजेंट में आपकी दो फॉर्म्स हैं, एक जो वी वन बोलते हैं और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, यानी कि एक प्लूरल वाली और एक सिंगुलर वाली। जैसे कि आप हैज और हैव को कंसीडर करो, हैज आपकी सिंगुलर फॉर्म है और हैव आपकी प्लूरल फॉर्म है। लेकिन अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड आपको लगाना हो, तो इन दोनों में देखना पड़ेगा ना बेस कौन सा है। तो आप बेस मानते हो हैव को, हैव आपका बेस फॉर्म है, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्लूरल वाली फॉर्म होती है वही आपकी बेस फॉर्म होती है। एग्री करते हो कि प्लूरल वाली फॉर्म ही आपकी बेस फॉर्म होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा आपका कि जो प्लूरल वाली फॉर्म है वॉज और वर्ब में से, वही आपकी बेस फॉर्म कंसीडर करी जाएगी पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो पास्ट सब्जंक्टिव में पहली बात क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट सब्जंक्टिव में प्रेजेंट की बेस फॉर्म आ रही है, पास्ट सब्जंक्टिव में पास्ट की बेस फॉर्म आती है। बी की तो दो फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म के रूप में, वॉज भी पास्ट फॉर्म है और वर भी पास्ट फॉर्म है। इसके अलावा जितनी भी वर हैं, मतलब जितनी भी वर्ब हैं, उन सब की सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, और वो फॉर्म कौन सी होती है आपकी, सेकंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। जैसे डू की डिड है, हैज हैव की हैड है, ठीक है, गो की वेंट है। तो पास्ट की बाकी सबकी एक ही फॉर्म होती है। यानी कि हम देखते हैं ना नॉर्मली कि सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज की सेकंड फॉर्म है जिसमें सिंगुलर प्लूरल देखना होता है, वो है ये। और यहाँ पे इसीलिए हम सिंगुलर वाले को ना लगा के प्लूरल वाले को, बिकॉज प्लूरल इज कंसिडर्ड द बेस फॉर्म, इसीलिए इन दोनों में से अगर बेस देखेंगे तो कौन सा है, तो आप कहोगे सर वर बेस्ड है। पर वर जो है वो बेस फॉर्म है, बाकी सब क्योंकि सेम ही है। डिड ही सिंगुलर के लिए, डिड ही प्लूरल के लिए, तो डिड को ही लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हैड ही सिंगुलर है, हैड ही प्लूरल है, तो हैड को लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्यों हम वर का यूज करते हैं और क्यों इनके नाम प्रेजेंट सब्जंक्टिव एंड पास्ट सब्जंक्टिव हैं। इसका प्रेजेंट सब्जंक्टिव इसीलिए क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट की आती है, इसका पास्ट सब्जंक्टिव इसीलिए क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म पास्ट की आती है। ये कंप्लीट आपका बेसिक फंडामेंटल बन जाता है। अगर आपने इतना अच्छे से देख लिया ना, आई होप आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आ जाइए भाई, एक एक करके शुरू कर देते हैं। दो सब्जंक्टिव मूड जो आपके होते हैं, तो ये पहला वाला क्या दिखाता है, ये नेसेसिटी को दिखाता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब को दिखाता है। ये दूसरे वाला क्या दिखाता है, ये अनरियलिटी को दिखाता है, इमेजिनेशन को दिखाता है, इम्प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, अनफुलफिल्ड विशेस को दिखाता है, रिग्रेट्स को दिखाता है। अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, तो ये कुछ नहीं है, एक ही चीज को दिखाता है।
क्या कि भैया ये अनरियल बातें दिखाएगा। इमेजिनेशन क्या होता है? व्हाट इज इमेजिनेशन? मैं इमेजिन करता हूँ कि वाह काश मैं एक राजा होता। मेरा राजा होना इज एन अनरियल सिचुएशन, दैट मीन्स अनरियल है। इमेजिनेशन क्या हो गया अपने आप में? अनरियल। रिग्रेट, काश आज राधिका मेरे साथ होती। क्या राधिका मेरे साथ है? द आंसर इज नो। नो यानी कि ये राधिका का मेरे साथ होना अनरियल है। अनरियल है यानी कि वही रिग्रेट्स भी आपके अनरियल होते हैं। विशेष, काश मैं उड़ सकूं, क्या आप उड़ सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं उड़ सकते हैं। इसका मतलब विशेष भी अपने आप में अनरियल होती हैं, इम्प्रोबेबल चीजें भी अपने आप में अनरियल होती हैं। तो सिंपल शब्दों में कहूं, अगर कुछ अनरियल है तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर सिंपल शब्दों में समझना है ना, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को समझना बहुत सिंपल है भैया। अगर कोई ऐसी चीज है, देखो प्रेजेंट सब्जेक्टिव से ही शुरुआत करेंगे अपन, ठीक है? तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव से ही शुरुआत करेंगे। जैसे नेसेसिटी का मतलब जरूरत है, लेकिन अगर कोई किसी को इनडायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है या किसी को इनडायरेक्ट एडवाइस दे रहा है, मैं कहता हूँ कि आई एडवाइस यू, और जो भी आगे कहा कि भैया पढ़ लो, एडवाइस क्यों दी जाएगी? क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत है। सजेशन किस लिए देते हैं? ज़रूरत है। मैं ऑर्डर देता हूँ कि जाओ पढ़ो, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरत है पढ़ने की। अल्टीमेटली यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी हमेशा और हमेशा किसको एक्सप्रेस करता है? नीड को, ज़रूरत को। इसको एक्सप्रेस करता है ज़रूरत को। तो आप आसानी से कह सकते हैं ज़रूरत की बात होगी तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव, अनरियल बात होगी तो पास्ट सब्जेक्टिव। प्रेजेंट सब्जेक्टिव में जो वर्ब की फॉर्म होती है दैट इज ऑलवेज वी1। वी1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? तो वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है ना, यही आती है प्रेजेंट सब्जेक्टिव में, ठीक है? बेस फॉर्म। एंड बेस फॉर्म के अलावा इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है दैट इज शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव क्या है? अनरियल बातें हैं। अब देखो अनरियलिटी में एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है, वो क्या है? कोई चीज़ हो सकता है प्रेजेंट में अनरियल हो, और कोई चीज़ हो सकता है पास्ट में अनरियल हो। कोई चीज़ हो सकता है प्रेजेंट में रियल है लेकिन पास्ट में अनरियल थी। तो अगर प्रेजेंट की अनरियल चीज़ें बताएंगे तो हम V2 या वर से बताएंगे। अगर पास्ट की अनरियल बात बताएंगे तो हम हेड प्लस V3 से बताएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा सेंस है जिसके लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म वर और वर की जरूरत नहीं है, हमें कोई मॉडल चाहिए, तो हर मॉडल की पास्ट फॉर्म आ जाएगी अनरियल बात कहने के लिए। जैसे सेल विल की जगह पे वुड आ जाएगा, कैन की जगह पे कुड आ जाएगा, मे की जगह पे माइट आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मान लीजिए इस वाले सेंस में हमें किसी मॉडल की जरूरत पड़ जाए, तो जो मॉडल्स की परफेक्ट फॉर्म होती हैं, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, वो वाला पार्ट आपका आ जाता है, ठीक है? तो ये आपके वर्ब की फॉर्म्स बताती हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इज क्वाइट इजी, ये काफ़ी आसान पार्ट है। आपको ध्यान रखना है कि एक मेन क्लॉज आती है, ठीक है जी? क्या आता है मेरे भाई? मेन क्लॉज। लेट्स राइट इट हियर, ठीक है? मेन क्लॉज। बेटा जो मेन क्लॉज होती है ना, इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जो कि दिखाता है कि जो भी चीज़ कही गई है ना, वो एक ज़रूरत को दर्शा रही है, एक नीड को दिखा रही है, ठीक है जी? किसको दिखा रही है? ज़रूरत यानी कि नीड को। यानी कि मेन क्लॉज के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि नीड को दिखाता है। जैसे यहाँ पे ना एक बार कंसीडर करना दिस सेंटेंस, इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है। इसका जरूरी होना एक फैक्ट है, लोगों का प्रेजेंट होना जरूरत है, बट ये बात जरूरी है, ये फैक्ट है। क्योंकि ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो हमें यहाँ पे मूड नहीं लगाना बेटा, यहाँ पे नॉर्मल टेंस आएगा। तो ध्यान देने की बात यही है कि ये जो मेन क्लॉज है, क्योंकि ये जरूरत या नीड, इसमें कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्सप्रेस करता है, यानी कि ये एक्सप्रेस करती है किसको? नीड को, ठीक है? तो इसीलिए इसको कौन से टेंस में लिखते हैं? तो आप कहोगे जरूरत के अनुसार कोई भी टेंस आ सकता है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो इंडिकेटिव मूड आता है, यानी कि नॉर्मल टेंस आता है सर। नॉर्मल टेंस, नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबके रूल लगते हैं। देन आपका दैट कंजंक्शन आता है, जिसको समटाइम्स हम ड्रॉप भी कर देते हैं, ठीक है? तो दैट क्लॉज आती है। उसके बाद में फिर आपका सब्जेक्ट आता है, एंड फिर आपकी वर्ब की बेस फॉर्म आती है भाई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? तो ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको सब्जेक्टिव मूड यहाँ नहीं लगा देना है, आपको सिंपल सी बात है यहाँ लगाना है। इसके कुछ और ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म है, या तो आप बेस फॉर्म लगा सकते हैं, या आप चाहें तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, ये भी बेसिकली एक तरीका है। मान लीजिए आपको कभी नेगेटिव बनाना हो, ठीक है? तो अगर कहीं पे नेगेटिव फॉर्म की जरूरत पड़े सर, कैसी फॉर्म की? नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म बनानी हो,
तो नेगेटिव फॉर्म क्या आएगी? तो आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट आएगा, प्लस में अगर आप शुड लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, प्लस में नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान देंगे नॉट यहाँ पे आता है, शुड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर कभी आपने गलती से भी डू, डज, इज, एम, आर, अगर ऐसा कुछ लिखा तो वो गलत माना जाएगा, सिंपल बात है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर सब गलत है। इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पैसिव सेंस चाहिए बेटा। कैसा सेंस चाहिए? पैसिव सेंस, है ना। पैसिव सेंस, जब भी हमें पैसिव सेंस चाहिए होगा तो यू नीड टू डू वन थिंग। क्या करना पड़ेगा? देखो सब्जेक्ट आएगा, प्लस में बी की फॉर्म आएगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये बी अपने आप में बेस फॉर्म में आएगा। ये थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि वी प्लस वी थ्री पैसिव है, तो ये पैसिव मीनिंग भी कन्वे कर सकता है। तो ये कुछ कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो ये जो जरूरत को दिखाने के लिए क्या चीज आती है, तो देखो यहाँ पर सर्टेन वर्ब्स हैं वो आ सकती हैं। इस जरूरत को एक्सप्रेस करने के लिए हम हो सकता है कोई वर्ब लिख दें, ठीक है। हम हो सकता है कोई एडजेक्टिव लिख दें, कोई ऐसा एडजेक्टिव जिससे पता चल रहा है कि कोई चीज जरूरी है। अच्छा, हो सकता है कोई नाउन इस तरीके से आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है बेटा, आ कुछ भी सकता है। तो इसीलिए बी केयरफुल, हो सकता है ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कोई भी चीज यहाँ पे जरूरत को एक्सप्रेस कर जाए। एक चीज ये ध्यान रखनी है। अच्छा, वन मोर थिंग जो हमें विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे रहती है, वो ये है कि आता ये दैट क्लॉज में ही है। बिना दैट क्लॉज के सामान्यतः इसको यूज अपन लोग नहीं करते हैं। बिना दैट क्लॉज के सामान्यतः इसको यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज जरूरत को दिखा रहा है। देखो किसी चीज का जरूरी होना भी एक जरूरत है, और किसी चीज का जरूरी ना होना भी एक तरीके की एक जरूरत होती है। यानी कि अगर इस सेंटेंस में ये जो मैंने एग्जांपल दिया था एक, अगर मैं लिख देता ना इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है, तो अगर मुझे कभी ये कहना है कि ये जरूरी है तो भी सब्जंक्टिव मूड, और अगर ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है तो भी सब्जंक्टिव मूड, यानी कि नॉट भी आया होता यहाँ तो भी इस पर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फिर भी सब्जंक्टिव मूड आपका यूज किया जाता। तो आ जाइए प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को क्या क्या लगाते हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले ये जो आपकी वर्ब है, डिमांड हो गया, एडवाइस हो गया, रिकमेंड हो गया, अलाउ, डिजायर, रिक्वेस्ट, अरेंज, ऑर्डर, रिक्वायर, आस्क, प्लेज, रिजॉल्व, बैग, इससे ना प्रे को हटा देते हैं। प्रे जनरली नॉर्मल टेंस में भी आ जाती है, सो लेट मी रिमूव इट। ठीक है, तो स्टिपुलेट हो गया, कमांड हो गया, प्रेफर हो गया, सजेस्ट हो गया, इंसिस्ट हो गया, प्रोनाउंस हो गया, अर्ज हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया, प्रपोज हो गया, और वोट हो गया। ये जितनी भी वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन सारी वर्ब्स के साथ में सामान्यतः है आगे क्या आएगा मेरे भाई, तो आप जानते ही हैं, आगे दैट कंजंक्शन आएगा, और प्लस में सब्जेक्ट आएगा, और प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वी वन आएगा। ध्यान देना, शुड प्लस वी वन भी आ सकता है, बेस फॉर्म भी। अगर शुड वाला और बेस फॉर्म वाला दोनों ऑप्शन में दिख जाए, जो कि 2025 के कुछ क्वेश्चंस में दिखा था, तो ऐसे केस में आपको शुड वाले को प्रेफरेंस देनी होती है। शुड वाला क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश का वर्जन है, और ये बेस फॉर्म वाला आपका अमेरिकन इंग्लिश का वर्जन है। क्योंकि हमारे एग्जाम में अमेरिकन इंग्लिश को नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, तो शुड वाला और बेस फॉर्म वाला दोनों दिखें तो आपको शुड वाले को प्रेफरेंस दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है ये सारे एडजेक्टिव्स आ जाएं, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ इम्पॉसिबल, या इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल वाले में जनरली नहीं आता है, इम्पॉसिबल वाले में जनरली आता है। इट इज़ प्रॉपर, इट इज़ इम्प्रॉपर, इट इज़ अप्रोप्रिएट, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट। इन सब के साथ क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, वाइटल, इन सब के साथ में भी बेसिकली क्या आता है, आपका सब्जंक्टिव मूड आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इनमें से कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो समटाइम्स जरूरत को एक्सप्रेस ना करें, जो ज़रूरत को एक्सप्रेस ना करें, और अगर वो ज़रूरत को एक्सप्रेस ना करेंगे तो हम मूड नहीं लगाएंगे। मैं एक बार आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी, चलो पहले एक बार ये देख लेते हैं। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मूड आता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ वी वन आता है। वाई ऐसा क्यों होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जानते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, हम ये नहीं कहते हैं गॉड ब्लेसेस यू, हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, वर्ब की बेस फॉर्म। ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो रीजन है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मे ऑलरेडी हिडन होता है, तो मे गॉड ब्लेस यू। और क्योंकि इसमें मे हिडन होता है तो सामान्यतः सुड का प्रयोग इसमें नहीं होता है। हम कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, हम कहते हैं कि लिव लॉन्ग,
लेकिन कायदे से हमें कहना चाहिए मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग लिव द किंग, इस तरीके से सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। सो मे द किंग लिव लॉन्ग, इस तरीके से पूरा सेंटेंस है ये। इसको रिड्यूस करके हम उस तरीके से लिख देते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे इसमें शुड वाला सेंस नहीं आता है, तो शुड वाला इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट और टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि शुड प्लस बी बनाएगा या वी बनाएगा, दोनों ही करेक्ट है, और ये प्रेफरेबल है शुड वाला। इज एम आर वॉज वर यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट प्लस वी वन यूज करते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी आ रखा हो तो हम ये भी लिख देते हैं नॉट प्लस बी, ठीक है। और हम ये भी लिख देते हैं बी नॉट, यानी कि नॉट दोनों जगह चला जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और पैसिव सेंस यूज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस, ठीक है, उस पे से आपका क्लियर हो जाएगा पूरा पार्ट। हिज फादर्स डिजायर वॉज दैट, अब उसके फादर की डिजायर है। अब देखो डिजायर है यानी कि चाहत है। क्या पिताजी ये कह रहे हैं कि वो लॉयर बन गया है, या पिताजी चाहते हैं कि लॉयर बने? देखो आप जानते ही हैं कि चाहिए का अगर सेंस होता है तो हम शुड लगाते हैं, और ये जो सब्जेक्टिव मूड है ना, ये शुड का ही एक ऑल्टरनेटिव है बस। सब्जेक्टिव मूड है क्या? अल्टीमेटली शुड का ही एक ऑल्टरनेटिव है। तो उसके पिताजी की डिजायर ये है कि वह एक डॉक्टर बने, यानी कि उसको एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि दैट क्लॉज के अंदर क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए, फॉर श्योर। सब्जेक्टिव मूड आएगा तो ही के साथ बिकेम नहीं आएगा मेरे भाई, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी तो ही बिकम। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ही शुड बिकम अ लॉयर, ही शुड बिकम, शुड बिकम या ही बिकम, लेकिन बिकेम या बिकम्स हम नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ही देखो दूसरा, आई रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूँ। क्या भाई, आप किसी को रिकमेंड करते हो तो अल्टीमेट सेंस तो यही होता है कि आपको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, यही तो कहते हैं रिकमेंडेशन में। अगेन चाहिए वाला सेंस है, तो या तो आप ही डोंट ड्रिंक अल्कोहल नहीं कह सकते हैं, ना ही डजंट ड्रिंक कह सकते हैं। हमें हमेशा हमेशा क्या कहना चाहिए? ही या तो नॉट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल ना पिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ही शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। तो या तो नॉट ड्रिंक या फिर शुड नॉट ड्रिंक, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, आपको डोंट लिखने की जरूरत नहीं है। बेशक ये पास्ट आ जाए प्रेजेंट आ जाए फर्क नहीं, जैसे यहाँ पास्ट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बी बनाएगी, ठीक है। ही रिलक्टेंटली कंसीडेड, और देखो कंसीड करने का मतलब क्या है? एग्री करना। क्या एग्री के साथ में सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए? देखो एग्री में डिपेंड करेगा सेंस पे। मैं एक बार कुछ सेंस आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि ही सजेस्ट्स, वह सजेस्ट करता है, दैट वी, या दैट ही हेल्प्स हिज फैमिली। थोड़ा सा सेंटेंस समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह व्यक्ति सजेस्ट करता है कि जो लड़की है जो, उसको इस लड़के की फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। चाहिए का सेंस आ रहा है यहाँ पे, सजेशन का मतलब है कि भैया तुम ऐसा करो। तो चाहिए का सेंस है तो हेल्प्स आपको नहीं लिखना चाहिए, या तो आप सिंपल बेस फॉर्म लिखेंगे हेल्प, और या आप लिख सकते हैं सी शुड हेल्प। अपनी खुद की फैमिली नहीं, मतलब लड़के की फैमिली की बात कर रहे हैं। तो ये या तो हम लिखेंगे ही हेल्प, सॉरी सी हेल्प, या फिर सी शुड हेल्प। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिखा, द एविडेंस सजेस्ट्स दैट ही इज द किलर। क्या अभी अभी भी ये गलत है? क्या एविडेंस ये कह रहा है कि इसको किलर होना चाहिए, या एविडेंस सलाह दे रहा है? देखो यहाँ पे ये व्यक्ति सलाह दे रहा है कि भैया तुम्हें परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सजेशन एक तरीके से सलाह का काम कर रहा है, सलाह दे रहा है।
तो इसका मतलब है सलाह दे रहा है यानी कि कुछ करना चाहिए, यानी कि आप बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो चाहिए वाला सेंस आ रहा है बेटा, और चाहिए वाला सेंस आ रहा है तो हमें शुड यानी कि सब्जंक्टिव मूड का यूज करना चाहिए। बट एक बात देखो, द एविडेंस सजेस्ट दैट सी इज द किलर। क्या एविडेंस ये कह रहा है कि इसको किलर होना चाहिए? क्या एविडेंस सलाह दे रहा है? बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्या एविडेंस सलाह दे रहा है? आप कहोगे सर कतई नहीं। एविडेंस ऐसा इंडिकेट कर रहा है, एविडेंस को देख के ऐसा लग रहा है, एविडेंस को देख के ऐसा लग रहा है, यानी कि आप कहोगे सर ये तो एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या पॉसिबिलिटी के लिए सब्जंक्टिव मूड लगाते हैं? द आंसर इज नो। सब्जंक्टिव मूड जरूरत के लिए आता है। इसका मतलब है आप कहोगे सर यहाँ पे मूड की जरूरत नहीं है, एंड द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही बेटा और भी कुछ आपके वर्ड्स और फ्रेजेस हैं ऐसे जो कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप कहिए, मैंने कहा आई एग्री दैट एवरी चाइल्ड हैज लिखूं या हैव लिखूं, इक्वल, लिख देता हूं, आई अग्री दैट every child has or have educational education opportunity। देखो भाई, जैसे ही आप देखोगे बेटा, मैंने कहा कि मैं एग्री करता हूं कि हर बच्चे के पास में इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं होती है, ठीक है? तो आप कहोगे सर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। क्या ये फैक्ट है कि सबके पास में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होती है? क्या मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ भाई सबके पास बराबर है, ये कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि सबके पास बराबर होनी चाहिए। चाहिए यानी कि मैं एग्री यहाँ पे ना एक सजेशन को लेके कर रहा हूँ, एक सलाह को लेके कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल को लेके मैं एग्री कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि कोई फैक्ट है, जिस चीज पे मैं एग्री कर रहा हूँ वो एक नीड है, वो एक जरूरत है, वो एक नीड है, वो एक जरूरत है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे सब्जंक्टिव मूड आएगा, और सब्जंक्टिव मूड आएगा तो हैज का नहीं, किसका यूज होना चाहिए? हैव का। बेशक एवरी चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर है, स्टिल हमें हैव का यूज करना पड़ेगा, ना कि हैज का। ठीक है जी, आगे देखो दूसरा, एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ दैट दैट एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड से तो फिर थोड़ा सा जेनरिक सेंटेंस बनेगा, तो सलाह वाला ही सेंस आ रहा है। आई एग्री दैट आई डोंट कॉल हर एवरी डे। भाई देखो, अब मैंने कहा मैं एग्री करता हूँ कि मैं उसे हर दिन कॉल नहीं करता हूँ, क्या ये फैक्ट नहीं हो सकता है? भाई मैं, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं उसको डेली कॉल नहीं करता हूँ, क्या ये फैक्ट नहीं हो सकता है? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कॉल नहीं करना चाहिए? यहाँ पे चाहिए का सेंस नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हो ना कि यस आई एग्री, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, आप कहोगे सर आई नॉट कॉल हर एवरी डे। लेकिन यहाँ पे क्या ये सेंस नहीं हो सकता है कि मैं एग्री करता हूँ कि नहीं करता? भाई इट्स अ फैक्ट दैट आई डो नॉट कॉल हर, ये एक फैक्ट है कि मैं उसको कॉल नहीं करता हूँ। तो आप कहोगे सर इस तरीके से देखेंगे, इस पैमाने से देखेंगे तो द सेंटेंस सीम्स करेक्ट। सेम ऐसा ही भैया, एग्री जो सेंस देता है वही कंसीड का सेंस है। तो कंसीड के साथ में भी अगर आप किसी ऐसी चीज को लेके कंसीड कर रहे हो जो होना चाहिए, दैट मीन सब्जंक्टिव मूड। और अगर आप किसी ऐसी चीज को लेके कंसीड कर रहे हो जो है, हाँ भाई आप मानते हो कि ऐसा है, नॉर्मल टेंस। ऐसे ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा देखो जी बाकी तो बहुत कुछ है, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट राधिका इज हियर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राधिका यहाँ है, यानी कि राधिका का यहाँ होना एक फैक्ट है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि देखो जी बाकी सब ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट राधिका बी हियर, यानी कि राधिका शुड बी हियर, राधिका को यहाँ होना चाहिए, ये जरूरी है। दैट मीन्स कि वही इंपॉर्टेंट से मैं ये भी कह पा रहा हूँ कि कोई चीज़ जरूरी है कि ऐसा हो,
और मैं उसी इंपॉर्टेंट से ये भी कह पा रहा हूँ कि कोई चीज़ ज़रूरी है कि ऐसा है। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फैक्ट के रूप में एग्जिस्ट करती है, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स और फ्रेजेज ऐसे आएंगे जहाँ पे आप रट्टा नहीं मार पाओगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जस्ट रट्टा आपको नहीं मारना है। यहाँ पे देखो, तो ही रिलक्टेंटली कंसीडर्ड, क्या कंसीड किया, दैट ही वॉज नॉट फिट इनफ टू प्ले इन द मैच। क्या वो सजेशन दे रहा है कि उसको फिट इनफ नहीं होना चाहिए, या फिर वो रिलक्टेंटली एग्री करेगा कि हाँ भाई मैं फिट नहीं था? वेरी मच पॉसिबल यार। आप कहोगे सर यहाँ पे सजेशन जैसा कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे नीड की जरूरत नहीं है कि उसको फिट नहीं होना चाहिए। नीड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। चाहिए का सेंस नहीं है, चाहिए का सेंस नहीं है ना, तो नॉर्मल टेंस आपका एब्सोल्युटली फाइन है। गॉड शुड सेव आवर किंग। भाई साहब सुनो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब सॉरी, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेयर्स को एक्सप्रेस करते हैं, इनमें शुड वाला सेंस नहीं आता है। तो गॉड सेव आवर किंग, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब ये मे गॉड सेव आवर किंग। तो गॉड सेव आवर किंग, मे इसमें हिडन है, शुड लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज डिटरमिन्ड दैट, ये डिटरमिन्ड है दैट मीटिंग विल बी रिशेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूसडे। ये डिटरमिन्ड है यानी कि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है यानी कि ये अपने आप में एक फैक्ट को हम बता रहे हैं। तो ये आपका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आगे। इन अ फ्रेंडशिप इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ट्रस्ट द अदर। इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि लोग ट्रस्ट करते हैं या करना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? फ्रेंडशिप के बारे में आपसे अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति दूसरे को ट्रस्ट करे, ये बात जरूरी है कि ऐसा फैक्ट है? तो ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंडशिप में हमेशा लोग ट्रस्ट करते ही करते हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह जरूरी है कि लोग करें। करें यानी कि लोगों को करना चाहिए, वही चाहिए वाला सेंस आ रहा है। तो ईच वन ट्रस्ट द अदर, बेस फॉर्म, या शुड ट्रस्ट द अदर, दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए। ही लाउडली इंसिस्टेड। अब देखो, इंसिस्ट के भी दो सेंस हो सकते हैं। पहला, इंसिस्ट करने का मतलब ये होता है कोई चीज़ बार बार कहना। अब बार बार कह के मैं दो तरीके की बातें कह सकता हूँ। एक तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि यार आई इंसिस्ट कि ये, मतलब मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, ये इंसिस्ट कर रहा हूँ, यानी कि एक फैक्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मैं बेगुनाह हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बेगुनाह होना चाहिए, नहीं, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि यार तुम आना चाहिए, यार आ जाओ प्लीज, आई इंसिस्ट। तो इंसिस्ट हम ये कर सकते हैं कि कोई चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए भी इंसिस्ट किया जा सकता है, और कोई चीज़ फैक्ट है उसके लिए भी इंसिस्ट किया जा सकता है। तो अगेन, इंसिस्ट के साथ में हमें देखना पड़ेगा कि अगर फैक्ट है तो नॉर्मल टेंस, और अगर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आपका सब्जेक्टिव मूड। ही लाउडली इंसिस्टेड, उसने जोर से इंसिस्ट किया क्या, दैट ही हैड अ राइट टू से। भाई मेरा अधिकार है, मेरा बोलने का अधिकार है यानी कि ये तो फैक्ट है, फैक्ट है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात है ना, इंसिस्टेड तो हेड आ जाएगा। देखो आगे, सी बेग्ड दैट सी अलाउ टू गो। भैया वो किसी को अलाउ कर रही है, उसको अलाउ किया जाएगा। आप कहोगे किया जाएगा, किया जाएगा यानी पैसिव सेंस है। पैसिव सेंस है तो सी बी अलाउड टू गो, या तो शुड बी अलाउड कर दो, या सी बी अलाउड, उसको जाने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। बैक कर रही है यानी कि ऐसा किया जाना चाहिए, कोई फैक्ट नहीं बता रही है। बैक करना यानी रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट उन चीज़ों की करते हैं जो भी फैक्ट नहीं है, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। इस तरीके से आप पास, मतलब ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की चीज़ें हैं, ये रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। लेट्स डिस्कस। द कंसल्टेंट सजेस्टेड दैट द फर्म डिसकंटिन्यूज द आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइन so as to focus more resources on innovation। अब जैसे आप देखोगे ना, कंसल्टेंट सजेस्ट करेगा यानी कि कंसल्ट कर रहा है, यानी कि कुछ सजेशन देगा कि भैया ऐसा करना चाहिए, वही चाहिए वाला सेंस है। तो डिसकंटिन्यूज नहीं लिखना चाहिए, डिसकंटिन्यू लिखो, या शुड डिसकंटिन्यू लिखो। तो या तो शुड प्लस वी वन या अकेला वी वन, इस तरीके से आप देखोगे तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, सेकंड वाले पार्ट में। एसएससी 2025 भैया, यहाँ पे एग्जाम का नाम हम इसलिए नहीं लिखते 2025 वाले, पता नहीं कौन क्या नोटिस भिजवा दे यार। इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ इम्पेरेटिव यानी कि इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ नेसेसरी, या जरूरी है। क्या जरूरी है, दैट ही अंडरस्टैंड्स द सीवियरिटी, यह जरूरी है कि वह अंडरस्टैंड करे किस चीज़ को, तो ही अंडरस्टैंड लिखेंगे ना कि अंडरस्टैंड्स। द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की सीवियरिटी को, कितनी सीवियर सिचुएशन है, कितनी खतरनाक सिचुएशन है। एंड दैट, और ये, ही मेक्स नहीं आएगा, ही मेक आएगा। अब आप कहोगे सर दो पार्ट में एरर है,
देखो सेम कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ एरर है, सेम कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ एरर है। कायदे से तो सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट होंगे, ऐसे क्वेश्चन को बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए। बट समटाइम्स अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने फंसे कि ये भी पक्का गलत है और ये भी पक्का गलत है, दोनों डिफरेंट मिस्टेक्स हैं और दोनों सेम कॉन्सेप्ट की वजह से हैं, तो आप पाओगे कि सर इस वाले को आंसर सामान्यतः माना जाएगा, ना कि बाद वाले को। क्योंकि जब यहीं पे सेम गलती मिल गई है तो आगे सेम गलती की हमें जरूरत नहीं है। वो हम अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ करेक्ट कर देंगे तो आगे भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे, द मैनेजर इंसिस्टेड दैट एवरी मेंबर कंप्लीट्स द सर्वे बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। अब देखो क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है द डेडलाइन एक्सपायर्ड, डेडलाइन एक्सपायर हुई, उससे पहले कंप्लीट करना चाहिए या कंप्लीट किया था। इंसिस्टेड दोनों काम कर सकता है। अगर वो ये कहता कि उसके एक्सपायर होने से पहले करना चाहिए, तो ये तो पास्ट का एक इवेंट है, उसमें तो बता दो ना हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि डेडलाइन एक्सपायर्ड अगर पास्ट हमने कर दिया है तो मेरे भाई फिर हमें यहाँ पे भी पास्ट करना चाहिए। सो एवरी मेंबर कंप्लीटेड हमें लिखना चाहिए, ना कि कंप्लीट्स। अच्छा, अगर मान लो कंप्लीट्स को भी अगर आप रखते तो ये वैसे भी गलत होता। अगर सब्जेक्टिव मूड मानते तो हमें क्या करना चाहिए था, एवरी मेंबर कंप्लीट द सर्वे बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्स। फिर हमें एक्सपायर्स करना पड़ता, तो फिर हमें बेसिकली ये वाला डेडलाइन का एक्सपायर होना एक फैक्ट मान के चलते तो प्रेजेंट में ही रखते, और इस वाले को बेसिकली नीड मान के चलते तो इसको फिर हमें बेसिकली सब्जेक्टिव मूड में लाते। तो एवरी मेंबर कंप्लीट या शुड कंप्लीट। लेकिन क्योंकि एक्सपायर्ड आगे दे रखा है तो नॉर्मली हम मान के चलेंगे कि एक फैक्ट नहीं, पास्ट की एक सिचुएशन है। जो मैनेजर है ना वो बार बार कह रहा है कि देखो सारे के सारे मेंबर ने कंप्लीट की थी, तो या तो हमें लिख देना चाहिए बेसिकली कंप्लीट अगर सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस करना है। अगर सब्जेक्टिव मूड ना लगा के इसको फैक्ट मानना है, क्योंकि इंसिस्ट के साथ फैक्ट आ सकता है, तो हमें फिर कंप्लीटेड लिख देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। एरर इसी पार्ट में। शी इंसिस्टेड दैट शी हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, तो नो वन कुड वेरीफाई हर क्लेम। लेकिन उसके क्लेम को कोई वेरीफाई नहीं कर पाया। यहाँ से देखेंगे उसने कहा कि उसने कंप्लीट की है असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, हालांकि उसके क्लेम को किसी ने वेरीफाई नहीं किया। तो वो एक क्लेम कर रही है, क्लेम कर रही है तो नीड को बता रही है। आप कहोगे नहीं, यहाँ भी तो मैनेजर क्लेम कर रहा था। मैनेजर ने ये क्लेम किया कि हर एक मेंबर ने कंप्लीट किया था सर्वे को डेडलाइन से पहले। यहाँ पे वो लड़की क्लेम कर रही है कि उसने बेसिकली कंप्लीट किया था असाइनमेंट को डेडलाइन से पहले। दोनों में ही क्लेम है, और क्लेम को हम सब्जेक्टिव मूड से नहीं एक्सप्रेस करते हैं, हम क्लेम को बेसिकली नॉर्मल टेंस से दिखाते हैं। क्योंकि ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो जिस टाइम पे इंसिस्ट किया है इससे पहले ही कंप्लीट किया होगा, तो हैड कंप्लीटेड लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आंसर बनेगा, ना कि हैज़ कंप्लीटेड। क्योंकि अगर ये पास्ट है इंसिस्टेड तो ये यहाँ पे हैज़ नहीं लगा सकते, तो इस तरीके से। लेकिन माई फियर इज़, मेरा फियर ये है कि कहीं पता चले कि किसी के नोट्स में ये एग्जामिनर पढ़ के बैठा हो कि इंसिस्टेड के साथ में सब्जेक्टिव मूड आता है और यहाँ पे आगे भी सब्जेक्टिव मूड मान के चले। दिस इज़ माई फियर। मेरे को कई बार डाउट होता है कि जो एग्ज़ाम क्रिएट करते हैं, जो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, उन लोगों को क्या सच में इतनी नॉलेज है कि वो ये समझ पाएँ, ये सीख पाएँ कि यार कहाँ पे हमें मूड लगाने की ज़रूरत है और कहाँ पे हमें मूड नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो आई डाउट इट, एंड आई फियर कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं ना, वो इस इंटेंशन से पूछे गए हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड लगाया जाए और हैज़ कंप्लीटेड की जगह पे कंप्लीटेड लिखा जाए, सिंपल कंप्लीट लिखा जाए। तो मेरा डाउट यही है कि हो सकता है इन्होंने इस इंटेंशन से पूछा हो कि यहाँ पे हैज़ और कंप्लीटेड को हटा के सिर्फ कंप्लीट लिख दो, क्योंकि मूड लगा दो। बट द पॉइंट इज, ना तो इस सेंटेंस में ना ही इस सेंटेंस में कायदे से मूड नहीं आना चाहिए। लेकिन ये एक लैंग्वेज का ना न्यूएंसेस हैं। इवन आप अगर, आई एम श्योर कि अगर इसको इन दोनों क्वेश्चंस को ना चैट जीपीटी पे या कोई और एआई टूल पे भी अगर डालोगे ना कभी, तो मे भी हो सकता है आपको भी आंसर ये मिले कि यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड आएगा, क्योंकि इंसिस्ट के साथ में लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि सब्जेक्टिव मूड आएगा, लेकिन दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे फिर अगर ऐसा हो ना आपके सामने, अगर आप डाल के देखें कभी और आपको लगे, क्योंकि हो सकता है कोई और टीचर आके आपको पढ़ाए कि यार देखो यहाँ तो सब्जेक्टिव मूड आएगा क्योंकि आगे इंसिस्टेड आ रखा है। आपकी गलती नहीं है इसमें, ना मेरी गलती है इसमें, ना उन टीचर की गलती है, क्योंकि इंसिस्ट को देखते ही सब्जेक्टिव मूड लगाने का मन करता है लोगों का। बट द फैक्ट इज यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड की जरूरत नहीं है। आप खुद से सोचो, क्या यहाँ पे शुड लगा के सेंटेंस सही हो जाएगा? आप सोच के देखो। मैनेजर ने इंसिस्ट किया था कि शुड कंप्लीट, अगर बेटा शुड कंप्लीट लिखते हैं ना और आगे डेडलाइन एक्सपायर्ड लिखा है, तो मैनेजर ने इंसिस्ट किया तो फिर हमें शुड हैव कंप्लीटेड लिखना चाहिए यहाँ पे। द मैनेजर
इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया था कि सबको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन निकल चुकी है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात के लिए शुड नहीं लगाते हैं। पास्ट की बात अगर हमें कोई एक्सप्रेस करनी होती है तो हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए, शुड प्लस वी वन, तुम्हें ये करना चाहिए था तो शुड हैव प्लस वी वन। अगर आप शुड प्लस वी वन लगा रहे हो यानी कि एवरी मेंबर शुड कंप्लीट, एवरी मेंबर को कंप्लीट करना चाहिए, तो फिर एक्सपायर्ड नहीं आएगा, फिर एक्सपायर्स आएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से न्यूएंसेस हैं। तो मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इनको सोच के यही डाला था कि यहाँ पे मूड आएगा, लेकिन कायदे से ना इसमें मूड नहीं आएगा। बट फॉर्चुनेटली हमारा क्वेश्चन जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो हमें सिर्फ टिक मारना है कि इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई आपको अगर ये बात समझाए कि यार यहाँ पे मूड आना चाहिए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन इफ अगर आप कभी एआई वगैरह पे भी चेक करो तो एक बार एआई से क्रॉस क्वेश्चन करना कि इंसिस्ट जो है वो किसी चीज़ को बार बार हम जब कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को जब हम रिएटरेट करते हैं उस चीज़ को भी एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे देख के नहीं लगता आपको कि ये रिएटरेट कर रहा है, फिर एआई कहेगा ओहो यू आर वेरी स्मार्ट, आप तो बढ़िया बढ़िया न्यूएंसेस को नोटिस कर रहे हैं, फिर आपसे कहेगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं। देखो, ही सजेस्टेड डैश टेक रेस्ट। अब देखो सजेस्ट एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ में कभी भी इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो ही सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। एडवाइज के साथ में ये पॉसिबल है, ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, दैट्स करेक्ट। या तो हम ऐसे लिखते हैं ही एडवाइज्ड टेकिंग रेस्ट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही सजेस्टेड टेकिंग रेस्ट, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते ही सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट। सबसे पहली बात यह है कि सजेस्ट के साथ जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में टू आता है। ही मतलब सजेस्ट समथिंग टू समबडी, सजेस्टेड टू समथिंग मतलब टू समबडी, आई सजेस्टेड टू हिम। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सजेस्ट के साथ कभी भी इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर नहीं आता आपका, तो टू प्लस वी वन आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट आ गया, फिर आई आ गया, टेक रेस्ट। आप कहोगे सर आई प्लस बेस फॉर्म प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, सजेस्ट के साथ आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी होगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ही सजेस्टेड फॉर मी नहीं, ही सजेस्टेड टू मी होता है। दूसरा टू प्लस वी वन आपका सजेस्ट के बाद नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ही सजेस्टेड दैट वी शुड टू लीव, नहीं वी शुड लीव लिख दो या वी लीव लिख दो, तो अकेला शुड आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट ही टेक्स रेस्ट, नहीं टेक्स नहीं टेक आएगा, या फिर शुड टेक आ सकता है। ही रेस्टेड नहीं आएगा। फॉर हिम टू टेक रेस्ट नहीं, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, यहाँ पे फॉर गलत है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट ही टेक रेस्ट, ये करेक्ट लग रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड ही शुड टुक रेस्ट, तो शुड के बाद वी वन आना चाहिए ना कि वी टू, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप पाओगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इट वॉज इम्पेरेटिव दैट द डॉक्यूमेंट डैश साइंड बिफोर द क्लोज ऑफ बिजनेस। तो इट वॉज इम्पेरेटिव, तो कोई चीज़ का ज़रूरी होना दिखाया गया इम्पेरेटिव के साथ, तो आप कहोगे कि द डॉक्यूमेंट बी साइंड, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट किसी चीज़ को साइन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाएगा, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है तो बी साइंड। तो ये था भाई आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव, एंड आई होप मैंने आपको डेप्थ में जाके पढ़ाया है। एक छोटी सी चीज़ और प्रेजेंट सब्जेक्टिव में देख लेते हैं अपन। ये जो लेस्ट होता है ना, इसका सेंस आता है मे इट नॉट हैपन। ठीक है, तो लेस्ट का मतलब भी कोई फैक्ट नहीं होता है, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि हम लेट हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। नेगेटिव नीड को दिखाता है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव नीड को दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली नीड है। नीड है यानी कि सब्जेक्टिव मूड है। देखो, इसके साथ कभी भी लेस्ट के बाद मे या नॉट का प्रयोग नहीं करते, कंजंक्शन होता है ना। इसके साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है लेस्ट के बाद, लेस्ट वाली क्लॉज में। सब्जेक्टिव मूड आ रहा है यानी कि हम चाहें तो शुड प्लस वी वन लिख दो, और हम चाहें तो अकेला वी वन लिख दो। इसीलिए आपने अक्सर करके देखा होगा कि लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है, या तो शुड प्लस वी वन या अकेला वी वन, लेकिन हम कभी भी वैसे नहीं लिख सकते। देखो अगला, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही मे फेल। जैसे ही देखा ना लेस्ट आ गया, तो ही मे फेल नहीं है, ही शुड फेल, सिंपल बात है। इन ऑर्डर दैट ही डज नॉट फेल गलत हो जाएगा, पास्ट की बात है, डज नहीं आना चाहिए। फॉर नॉट फेलिंग नहीं बनता स्ट्रक्चर। ही डिड नॉट फेल सो दैट ही डिड नॉट फेल, ये भी पर्पस को दिखाने के लिए नॉर्मल सेंटेंस मतलब नॉर्मल टेंस नहीं लगाते, हम कैन कुड मे माइट लगाते हैं। तो सो दैट के साथ, इन ऑर्डर दैट के साथ कैन कुड मे माइट आ जाता है, लेकिन टू डज जनरली नहीं आते हैं। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट,
तो दूसरी बात यह है कि लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। यू शुड गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लेस्ट यू शुड फेल, लग रहा है कि सही है। सच दैट यू शुड फेल गलत हो जाएगा। लेस्ट यू शुड नॉट, नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अनलेस के साथ में भी नॉट नहीं आता, अनलेस अनटिल के साथ ये भी, क्योंकि इसमें नॉट पहले से होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट, तो लेस्ट यू शुड रिपेंट लिख दो, तो लेस्ट यू शुड रिपेंट, करेक्ट आंसर यही बन जाएगा। आगे देखते हैं भाई। तो ये था आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव। भाई प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बाद में अपन पहुंचेंगे पास्ट सब्जेक्टिव पे, लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैं टॉपर्स वोकैब चलाता हूँ, डेली सुबह क्लास होती है। अगर आपको वोकैब याद करने में दिक्कत है तो सुबह 9 बजे जुड़ाओ, डेली जुड़ो। उसमें ट्रिक्स के माध्यम से सारी वोकैब याद कराता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई भी सर्टेन एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उस सर्टेन पोर्शन के कंप्लीट होने के बाद मैं एक मैराथन लेता हूँ, जिसमें उस पूरे के पूरे पोर्शन के जितने वर्ड्स हमने पढ़ाए थे सब पढ़ाते हैं। जैसे वन वर्ड्स हमने 25 क्लास के अंदर कंप्लीट किया, लेकिन एक एक वर्ड को ट्रिक से याद कराया। 25 क्लास के अंदर हमने 1800 प्लस वन वर्ड्स कवर करे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उन 1800 प्लस का रिवीजन हमने एक सिंगल क्लास में कराया। तो अगर आपको भी वोकैब का रिवीजन करना हो ना, तो ये जो वन शॉट क्लास है इसको देख लेना। बेसिक्स में हमेशा से बोलता ही आया हूँ कि आपको जरूर देखने चाहिए। सिमिलरली भाई, अगर आपको रीडिंग में दिक्कत रहती है ना, तो हम रीडिंग बूस्टर चलाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी काम है। इसमें आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट पढ़ने को मिलता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये 2.0 रीडिंग बूस्टर सर्च कर लेना। ये हमारा जो दूसरा चैनल है प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स, उस पर हम डालते हैं। बाकी अगर वीओडी बैच आपने अब तक नहीं ले रखा है तो ले लेना, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। नाउ यूसेज ऑफ पास्ट सब्जेक्टिव मूड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यह अनरियल चीज़ों को दिखाता है। प्रेजेंट की सिचुएशन को वर्ब से या वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाते हैं। पास्ट की सिचुएशन को दिखाने के लिए बेसिकली हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है जी। आ जाओ एक बार देख लेते हैं। टू सो अनरियलिटीज, इमेजिनेशंस, इम्प्रोबेबिलिटीज, अनफुलफिल्ड विशेज, रिग्रेट्स, ईटीसी, ठीक है, इसका यूज करते हैं। ये दिखाता है बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसके साथ? आई विश के साथ, एज इफ के साथ, एज दो के साथ, इफ ओनली, वुड दैट, इन सब के साथ में। अच्छा, इनके साथ ना एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना। देखो, चाहे ये पास्ट में आए, प्रेजेंट में आए, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे ये जो पार्ट है, जो मेन क्लॉज है इनकी, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगता है ये भी जनरली। जैसे आई विश मेन क्लॉज है, एज इफ के पहले भी एक क्लॉज आती है, एज दो के पहले भी एक क्लॉज आती है, ठीक है। चलो उस वाले पार्ट पे आता हूँ मैं भी। पहले एक बार बेसिक बेसिक बात बता देता हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों से बेसिकली हमें पता चलता है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड आएगा। प्रेजेंट की अनरियलिटीज V2 से या वर से दिखाते हैं, वॉच का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। पास्ट की अनरियलिटीज को हेड प्लस V3 से दिखाते हैं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आई विश आई एम विथ हर, काश मैं उसके साथ होता। आप पाओगे सर आई विश से पता चल रहा है रिग्रेट है, रिग्रेट है, प्रेजेंट का रिग्रेट है, तो आई एम नहीं, आई वर हमें लिखना है, ना तो वॉज लिखना है ना कुछ, आई वर आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। एक मैंने लिखा आई विश आई स्टडीड इंग्लिश इन चाइल्डहुड। बचपन में ही मैंने इंग्लिश पढ़ी होती। अब देखो भाई, जैसे ही आप देखते हैं ना, इन चाइल्डहुड अगर आपने लिखा है, इसको देख के आपको क्या समझ आता है कि सर ये पास्ट है। बेटा अगर ये पास्ट है, तो ये आई विश को देख के पता चलता है कि बात कैसी है, अनरियल। और इन चाइल्ड को देख के पता चलता है पास्ट है। पास्ट की अनरियल बात को कहने के लिए हेड प्लस V3 लगाते हैं, तो हेड स्टडीड, हेड स्टडीड इंग्लिश। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे किसी चीज से पता चले कि पास्ट है, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर और मैं लिखता हूँ, आई विश आई नो एवरीथिंग, काश मुझे सब पता होता। आप आसानी से कह सकते हो ना बेटा कि, क्योंकि आई विश से पता चल रहा है कि ये क्या है, रिग्रेट है, ठीक है। किसका रिग्रेट है?
आप पाओगे सर पास्ट का रिग्रेट है, ठीक है, अनरियल बात है। क्योंकि अनरियल बात है तो नो नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू। फिर बेटा मैं एक चीज और लिखता हूँ, आई विस्ड। अब आई विस्ड से पता चल रहा है कि ये पास्ट भी है और रिग्रेट भी है, ठीक है, आई विस्ड, आई विश, आई। अब आप मुझे बताओ कि न्यू आएगा या हैड नोन आएगा, एवरीथिंग। देखो भाई ये पास्ट सब्जंक्टिव का ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट समटाइम्स आपके एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, विस्ड से पता चल रहा है कि एक तो ये पास्ट की बात है, दूसरा ये एक अनरियल बात है, सही बात है। तो आप नेचुरली ये कहोगे कि सर पास्ट की अनरियलिटी तो हेड प्लस वी थ्री आएगा, लेकिन ध्यान देंगे अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट में है और उससे आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट की अनरियलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है जिससे पास्ट पता चल रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं, समझने का प्रयास करना। अगर जैसे ये अनरियल था, कब, पास्ट में, इस टाइम पे मान लो आपने विश किया था कि काश आपको पता होता सब कुछ, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि इससे पहले ही आपको सब पता होता तो आप हेड नून लगा दोगे, क्योंकि पास्ट के भी पास्ट में जा। अगर आप कहना चाहते हो ना कि इस पॉइंट पे आपको सब कुछ पता होता तो आप न्यू लिख दोगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बेसिकली न्यू इसलिए लिखा है हमने क्योंकि आपका रिग्रेट बेशक पास्ट का था, लेकिन पास्ट में जिस टाइम पे आपने रिग्रेट किया, जिस टाइम पे आपने विश किया, अगर उस कॉन्टेक्स्ट को आप देखना चाहते हो ना, आपने एक चीज देखी होगी, कंडीशनल सेंटेंसेस, सॉरी नरेशन, नरेशन में अब की बार काफी सारे कंडीशनल सेंटेंसेस आए थे, और कहा जाता है कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस को नरेशन में यूज करते हैं तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते टाइम टेंस नहीं बदलता है। तो नॉर्मली ये जितनी भी हमारी खास करके अनरियल अगर कंडीशन हो तो अनरियल कंडीशन में टेंस नहीं बदलता है। अगर अनरियल कंडीशन में टेंस नहीं बदलता है तो जिस टाइम पे आपने ये विश किया उस टाइम पे आपने क्या लिखा होगा, आप कहोगे न्यू लिखा होगा। तो सिर्फ विस्ड लिख देने से आप हेड नोन नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट एक सिंपल ये समझ सकते हैं, अगर पास्ट की कोई अनरियल सिचुएशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये जो मेन क्लॉज है और ये वाली जो क्लॉज है, अगर ये दोनों साइमल्टेनियस हैं, दोनों एक ही टाइम के हैं, तो आपको V2 या फिर वर के जरिए उस अनरियल बात को कहना है, ना कि हेड प्लस V3। तो फिर कहोगे सर इसका मतलब विस्ड अगर आगे आएगा तो हेड प्लस V3 तो आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि आई विस्ड, आई विस्ड, आई स्लेप्ट या हेड स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। तो अब आप कहोगे सर ओके यहाँ पे विस्ट कर लेना, कई बार ना ये छोटे मोटे कोई स्पेलिंग का कुछ छूट जाता है तो उसको ना सीरियसली मत लेना ज़्यादा, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझो आप। अब आप आसानी से ये कह सकते हो सर, क्योंकि अगर ये टाइमलाइन है और इस टाइम पे अगर आपने रिग्रेट किया है तो किस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हो आप कहोगे सर जो चीज़ पहले हुई है कि पिछली रात काश मैं अच्छे से सो गया होता। अगर ये पीछे की बात है यानी कि हेड स्लेप्ट आपका आएगा, यहाँ पे आप स्लेप्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। देखो लाइक एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही स्माइल्ड एज इफ, एज इफ ही वॉज, ही वर या ही हैड बीन, ही हैड बीन। ने ऐसे स्माइल की जैसे कि वह बेसिकली नॉट इन पेन, जैसे कि वह दर्द में नहीं था।
ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वैसे जब बीन के साथ लगाएंगे तो नॉट यहाँ बीन से पहले आएगा, लेकिन जस्ट मैंने ऑप्शंस देने के लिए बता दिया है। ठीक है, देखो एक बार, मान लो इस पॉइंट पे उसने स्माइल की, तो उसका दर्द में होना इससे पहले की बात थी या इसी पॉइंट की बात थी, दर्द में ना होना? आप कहोगे सर जब स्माइल की और दर्द में ना होना दोनों एक ही टाइम की बात है, यानी कि दोनों साइमल्टेनियस बात है। अगर दोनों साइमल्टेनियस बात है तो हेडबीन का यूज हमें नहीं करना है। हेडबीन बेशक ये पास्ट आ रखा है आगे, हेडबीन सिर्फ तब आएगा जब हम इससे पहले की कोई बात करेंगे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अनरियल चीज़ों में वॉज नहीं आता, तो वर आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। ही स्माइल्ड एज इफ, ही वर आएगा या had been आएगा? had been आएगा। with his best friend last night। अब जैसे ही आप देखोगे ना, ये लास्ट नाइट वाला पॉइंट आ गया, आप कहोगे सर पक्का फिर had been आएगा। इवन इफ ही लुक्ड टायर्ड, वह टायर्ड लगा, एज इफ ही डिड नॉट स्लीप आएगा, या बेटा हैड नॉट स्लेप्ट आएगा? अब आप दोनों को देखो और बताओ। अब आप आसानी से कह सकते हो सर टायर्ड जिस टाइम पे लग रहा है, तो क्या उस टाइम पे सोने की बात कर रहे हैं या उससे पहले की बात कर रहे हैं? आप देखोगे ना कि अगर व्यक्ति यहाँ पे टायर्ड लगा था तो सोया कब नहीं होगा? इससे पहले वाली रात। तो ऑब्वियस सी बात है, बेशक हमने लास्ट नाइट वगैरह नहीं लिखा है, फिर भी हमें हैड नॉट लिखना चाहिए, ना कि डिड नॉट। तो ये वाला एक पॉइंट है जिसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। यहाँ पे अक्सर करके कई सारे लोग फंस सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ रहे थे उन्हीं पे दोबारा से वापस। ठीक है, देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि टू कन्वे द सेंस ऑफ आई विश, जो सेंस आई विश देता है सेम सेंस वुड दैट भी देता है और इफ ओनली भी देता है। इफ ओनली, ओनली इफ नहीं, इफ ओनली। ठीक है, इफ ओनली जो होता है वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड के लिए आता है, ओनली इफ जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में आता है। ये ओनली जो है इस इफ को एम्फेसाइज करने के लिए आता है। ठीक है, एज इफ हो गया या एज दो हो गया, ये दो चीजें दिखा सकता है, या तो पॉसिबिलिटी या फिर अनरियलिटी। आपके एग्जाम के लिए अनरियलिटी को दिखाता है मैक्सिमम केसेस में। जब ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना मेरे भाई, तो आपको आओगे कि इसके साथ नॉर्मल टेंस आता है। ठीक है, नॉर्मल टेंस। और जब ये अनरियलिटी को दिखाता है तो आप ऑब्वियस सी बात है मान के चलोगे कि ये बेसिकली आपका सब्जंक्टिव मूड लेगा। तो यहाँ पे लिखी रखा है अनरियलिटी तो सब्जंक्टिव मूड और प्रोबेबिलिटी तो यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो भी टेंस होगा वो उसी हिसाब से। देखो एक बार क्वेश्चन, ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज नोइंग एवरीथिंग। स्पीक्स है और एज इफ है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉज नोइंग कॉन्टिन्यूस टेंस तो वैसे भी नहीं आएगा। सो एज इफ ही न्यू, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहली चीज आपको यही कोशिश करनी है कि अनरियलिटी वाला सेंस अगर बन पा रहा है हमारा तो वही हमें बनाना है। ठीक है, तो अनरियलिटी वाला बन गया। एज इफ ही नोज नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी वाला दिखा देगा और हमें पॉसिबिलिटी सिर्फ तब लगाना है जब हमारे पास में जो अनरियलिटी वो वाला ऑप्शन अवेलेबल ना हो। एज इफ और एज दो का सेम सेंस होता है, तो एज दो भी सही हो सकता था और एज इफ भी सही हो सकता था, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में एज इफ आया है तो हम यहाँ पे एज दो को अवॉइड करेंगे और एज इफ को ही मार्क करेंगे। ठीक है, और एज ही नोज, ये बेसिकली सेंटेंस का सेंस ही बदल जाता, तो ये नहीं होगा। आगे, द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रोया, एज इफ ही वॉज इन पेन। अच्छा एक बात बताओ, बेशक क्राइड पास्ट की बात है, लेकिन उसका पेन में होना क्या क्राई करने से पहले की बात है या साइमल्टेनियस होगा? जिस टाइम पे क्राई कर रहा था उसी टाइम पे पेन में होगा। वह ऐसे क्राई किया जैसे पेन में हो। किस टाइम पे पेन में हो? जब क्राई कर रहा था। तो आप यहाँ पे हैड बीन लगाओगे या वर लगाओगे? आप कहोगे क्योंकि साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस है तो वर लगाना पड़ेगा ना कि हैड बीन। कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा? तो ही इज तो बिल्कुल नहीं होगा, एज इफ ही वर करेक्ट हो सकता है, लाइक ही वॉज गलत हो जाएगा, एज ही वॉज गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रख लेंगे भाई। ठीक है, वैसे एग्जाम में अगर हेड बीन भी होता है ना, ऑप्शन में देगा नहीं, या तो अगर देगा तो हो सकता है कि उसको भी कंसीडर किया जाए।
इफ आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू कभी नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि ये अनरियल बहुत है। आप कभी भी किसी दूसरे की जगह पर नहीं जा सकते, और अगर कोई चीज़ अनरियल है आप वहाँ पे वर का यूज़ करोगे, ना कि वॉज का। इफ आई वर यू, इफ आई वॉज यू, अगेन इफ आई वर यू लिख सकते हो। इफ, अच्छा, तो इफ आई वर यू। आगे, ही बिहेव्स इफ ही वर अ किंग, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि राजा हो, तो ही बिहेव्स एज इफ लिखेंगे, अकेला इफ नहीं आएगा, कंडीशन नहीं है। इफ से कंडीशन दिखाते हैं, एज इफ दिखाते हैं ऐसे काम करता है जैसे कि ऐसा हो। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि राजा हो, लेकिन राजा नहीं है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, का सेंस है कि बट ही डजेंट नो एवरीथिंग, लेकिन जानता नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि द चाइल्ड क्राइड एज इफ ही वॉज इन पेन, ही वर इन पेन, इसका मतलब है ही वॉज नॉट इन पेन, पेन में नहीं था। अगर मैं लिखता हूँ ना इफ आई वर यू, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बट द रियलिटी इज आई एम नॉट यू, मैं आपकी जगह नहीं हूँ। ठीक है, तो आप पाओगे कि सर इसमें ना अपोजिट सेंस देता है ये। आगे, सी एक्टेड एज इफ सी इज द वन हु वॉज हर्ट, उसने ऐसे एक्ट किया कि वो ही वह व्यक्ति है जो एक्चुअली में हर्ट थी। तो अब देखो, हैज बीन तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्टेड तो पास्ट है। ठीक है, विल भी तो नहीं लगा सकते क्योंकि एक्टेड तो पास्ट है। और सी वुड द वन, तो वुड के साथ अगर बी होता तो सोच भी सकते थे, ये तो नहीं बनेगा। तो सी वॉज आपका बच रहा है, यही ऑप्शन बना सकते हैं और कोई नहीं। वैसे कायदे से सी वर होता या सी हैड बीन होता तो आपका बेटर सेंस देता, ना कि ये वाला। ठीक है, बाकी अगर इसको हम वॉज को भी कंसीडर करें तो कायदे से तो ये वो वाला सेंस देगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसने ऐसे एक्ट की जैसे कि वही वो व्यक्ति थी जो हर्ट थी, मे बी पॉसिबिलिटी। तो अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वॉच को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस में नॉर्मल टेंस भी आपका आ जाता है। आ जाओ भाई आगे। अगला पॉइंट है आपका, आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, काश मैंने अपने पेरेंट्स की सुनी होती। अब देखो, इसको देख के आप क्या कहोगे, ये प्रेजेंट का रिग्रेट होना चाहिए, पास्ट का? आप कहोगे कि अगर ये प्रेजेंट का रिग्रेट होता तो हम अभी कहते ना कि काश मैं अपने पेरेंट्स की सुनता। भाई सुन लेना जाके, अगर प्रेजेंट का रिग्रेट है तो ऑब्वियस ही बात है कि हम पास्ट की कहते हैं कि काश बचपन में पापा की बात सुन ली होती, काश मम्मी की बात मान ली होती। अगर पास्ट का रिग्रेट है तो वर लिसनिंग नहीं लिख सकते हैं, अब की बार क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिग्रेट अगर इस टाइम कर रहे हैं तो एक्शन पहले ही हो चुका है, यानी कि पीछे का एक्शन है, पीछे का एक्शन है तो हैड बीन लिखेंगे, ना कि, तो हैड लिसनड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम नहीं होगा, हैव नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। इफ ओनली यानी कि काश को दिखा रहा है, काश मैं फिर से यंग हो जाऊं, कब का रिग्रेट है, आज का, आज का यानी कि आई वर, इफ आई वर यंग अगेन। आई विस्ट आई हैव ट्राइड मोर हार्डर, सबसे पहले तो मोर और हार्डर एक साथ नहीं आते। दूसरा विस्ड है, काश मैंने ट्राई किया होता। बेटा विश किस पॉइंट पे कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे विश किया है तो ट्राई कब करने की बात है, पहले की। तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट का बनेगा, तो आई हैड ट्राइड, आई हैड ट्राइड हार्डर। ठीक है, तो कौन सा वाला बनेगा, हैड ट्राइड हार्डर, यही होगा, और कोई नहीं बन सकता। देखो, इफ ओनली भी वही सेंस देता है काश का ही। इफ ओनली वी हैज आएगा या क्या आएगा, तो आप कहोगे स्टार्टेड अर्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, हम रिग्रेट कब कर रहे हैं, आप कहोगे सर आज अगर इस पॉइंट पे हम रिग्रेट कर रहे थे तो स्टार्ट कब किया होता, पहले, पहले का है तो हैड स्टार्टेड, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सिंपल प्रिंसिपल समझ सकते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड के लिए। जिस टाइम का रिग्रेट होता है, मान लीजिए आज रिग्रेट कर रहे हैं और घटना आज की नहीं, आज से पहले की है, तो हेड प्लस वी थ्री। ऐसे ही अगर पास्ट की भी हो चाहे प्रेजेंट का हो, अगर जिस टाइम पे रिग्रेट है, जिस टाइम की बात चल रही है, मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज अगर सेम टाइम की है तो वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर मेन क्लॉज अब की है और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो रिग्रेट है वो पास्ट का है, तो इसका मतलब है हेड प्लस वी थ्री। सिंपल प्रिंसिपल है, इतना याद रख लेना भाई। ठीक है, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा सब्जेक्टिव मूड को लेके। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनका थोड़ा ध्यान देंगे। एक तो वुड रेदर के साथ आता है। अगर देखो वुड रेदर को मॉडल के तरीके से यूज करें तो वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, जनरली पीछे देन आता है। लेकिन अगर वुड रेदर कोई अनरियल बात दिखाता है तो ऑब्वियस सी बात है वुड रेदर के साथ में एक और सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएंगी।
आई वुड रेदर वॉच अ मूवी, आई वुड रेदर यू वॉच्ड अ मूवी। तो अगर बीच में एक सब्जेक्ट और आ जाए तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, विशेष ध्यान देंगे। ऐसे ही माइंड के साथ स्ट्रक्चर्स हैं। देखो जी, डू यू माइंड के साथ में इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जनरली, है ना। वुड यू माइंड के साथ इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डू यू माइंड हो या वुड यू माइंड हो, इसके साथ सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो सीधे आईएनजी आएगी डू यू माइंड के साथ V1 और वुड यू माइंड के साथ V2। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर्स विथ टाइम, टाइम के साथ भी ध्यान रखेंगे। इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए। ठीक है, और इनके साथ इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। तो अगर इसके साथ में सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान देंगे यहाँ पे जो दैट है ना, ये हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ऑप्शनल होता है, लेकिन होता है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी। इट इज हाई टाइम दैट। ऐसे ही आई विश के साथ में भी, आई विश दैट आपका हिडन होता है। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश दैट आई वर अ बर्ड, तो दैट लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, यहाँ पे भी इट इज टाइम के साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, इट इज टाइम टू गो। और हम ये कहें कि किसके लिए टाइम है, सो इट इज टाइम प्लस में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर समबडी 2 + V1, इट इज टाइम फॉर मी टू गो, इट इज टाइम फॉर यू टू गो, इट इज टाइम फॉर हर टू गो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। इट इज टाइम समवन टेक्स, अब इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो बेटा वर्ब आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमेशा और हमेशा। इट इज टाइम समवन टुक कंक्रीट स्टेप्स टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ए पार्ट में इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज टाइम यू वेंट होम, इसका मतलब है कि अब तक तुम्हें घर चले जाना चाहिए था बट आप गए नहीं हो। ठीक है, तो ये भी अनरियलिटी को दिखाता है कहीं ना कहीं। इट इज टाइम टू गो होम का मतलब होता है कि यार घर जाने का समय हो गया है। और इट इज टाइम यू वेंट होम का मतलब है कि अब तक चले जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं गए हो। ठीक है, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, तो शुड हैव डन नहीं लिखेंगे भाई, हमेशा क्या लिखना है, वी डिड समथिंग यूजफुल, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा हमेशा और हमेशा। आई वुड रेदर टू डाई, अब वुड रेदर तो एक मॉडल होता है, मॉडल होता है, आगे कोई और सब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल टू को हटा दो, काम चल जाएगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग। आई वुड रेदर हैव अ नोबल एनिमी देन अ मीन फ्रेंड। तो वुड रेदर आपका वुड मोर नहीं होता है, गलत होता है, वुड हैव गलत हो जाता है, विल हैव गलत है, नो इंप्रूवमेंट करेक्ट हो जाएगा। वुड यू माइंड टू कैरिंग नहीं होगा, वुड यू माइंड के साथ सीधे आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वुड यू माइंड कैरिंग दिस बैग फॉर मी, रिक्वेस्ट जब करते हैं ना जनरली किसी से तब लगा देते हैं। या हम ऐसे लिख सकते थे, वुड यू माइंड इफ आई कैरिड दिस बैग, मतलब आई कैरिड से तो नहीं बनेगा क्योंकि मी कर रहा हूँ ना, तो यू कैरिड दिस बैग फॉर मी, वुड यू माइंड इफ यू कैरिड, वो थोड़ा सा अलग तरीका है। जनरली जब हम कहते हैं ना कि वुड यू माइंड इफ आई क्लोज्ड द विंडो, अगर मैंने विंडो बंद कर दी तो क्या बुरा लगेगा, ये बेसिकली परमिशन लेने के लिए होता है, हाइपोथेटिकल परमिशन। रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या विंडो क्लोज कर दोगे, दैट्स इट। आगे डू यू माइंड, डू यू माइंड के साथ भी टू लैंडिंग नहीं होगा, लैंडिंग सिंपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और कुछ तो आता नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि मूड से ही रिलेटेड थे। एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा, अभी कंडीशनल पूरा बच रहा है ना, एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि अगर आपने अब तक इंग्लिश वीओडी बैच नहीं चेकआउट किया भाई, मेरे करना ज़रूर, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी आप लाइव बैच लेना चाहते हैं तो 899 में लाइव बैच भी आपको मिल सकता है। वीओडी बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है और इसकी आपकी 2 साल की होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंडीशनल सेंटेंसेस, अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं, मैं बेसिक बेसिक बातें जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मूड आपका कंप्लीट हो चुका पूरे तरीके से, इसके बाहर मूड का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आपको कि एक बार जो मूड कंडीशनल के टॉप 50 की वीडियो है वो ज़रूर देखना भाई, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन का एक रिजल्ट होता है। जो कंडीशन वाली क्लॉज होती है सामान्यतः इफ से या अनलेस से शुरू होती है, और जो रिजल्ट वाली क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज होती है, बिना कंजंक्शन के शुरू होती है। अगर कंडीशन आपकी रियल कंडीशन है तो रिजल्ट भी सामान्यतः उसका रियल होगा, अगर कंडीशन ही अनरियल हो जाए तो उसका रिजल्ट भी अनरियल होगा। तो आप कंडीशन को 2 भागों में बांट सकते हैं, रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन। अगर कंडीशन आपकी रियल होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बेसिकली नॉर्मल टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रियलिटी की बात है, फैक्ट की बात है। और अगर कंडीशन आपकी अनरियल हो जाती है तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि आप पास्ट सब्जंक्टिव मूड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनरियलिटी को दिखाने के लिए पास्ट सब्जंक्टिव। जब कंडीशन आपकी रियल होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेल विल वुड वगैरह का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कि कंडीशन की क्लॉज हो या आपकी टाइम की क्लॉज हो, उसमें सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कभी भी
इफ के साथ सेल या विल नहीं आता है, लेकिन जो कि मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज तो रिजल्ट की क्लॉज है, तो उसमें सेल विल आपका आ सकता है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तो कंडीशन दो टाइप की, रियल प्लस अनरियल। जब रियल कंडीशन होंगी तो वो दो हो सकती हैं, पहली जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट होगी, और दूसरी जो कि बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन होगी। फैक्ट पे बेस्ड कैसी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, और मैं इसमें मान लेता हूँ कि कुछ पानी है, तो इफ आई बॉयल वाटर, अगर मैं पानी को बॉयल करता हूँ, इट इवेपोरेट्स। पानी को बॉयल करना एक कंडीशन है, लेकिन जो रिजल्ट उसका आ रहा है वो एक प्रेडिक्शन है कि फैक्ट है। भाई जब भी आप पानी को बॉयल करोगे तो क्या वो इवेपोरेट होगा, या उसका मन है हो सकता हो जाए और हो सकता ना हो, फैक्ट है। जब भी, तो पहली कंडीशन ये होती है जो कि फैक्ट बेस्ड है, यानी कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया जाए तो सामने वाली चीज एक फैक्ट है। दूसरी हो सकती है प्रेडिक्शन बेस्ड, जैसे ये ग्लास है, मैं कहता हूँ इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास, तो इसका टूटना आपकी प्रेडिक्शन है या फैक्ट है? देखो हो सकता है नीचे गद्दा पड़ा हो ना टूटे, वेरी मच पॉसिबल नहीं, तो ये फैक्ट तो है नहीं, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है। इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक। अब विल क्यों लिखा है, क्योंकि थोड़ी बहुत संभावना बच रही है, हो सकता है ना टूटे। तो अगर कंडीशन फैक्ट बेस्ड होगी तो बेसिकली आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। देखो इफ वाले में तो प्रेजेंट का ही टेंस आना है, फ्यूचर नहीं लगाएंगे कभी भी। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कंडीशन की क्लॉज में सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात आती है रिजल्ट की क्लॉज की, अगर उसमें फैक्ट बेस्ड है तो वो भी प्रेजेंट में आ जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट्स को दिखाता है। अगर प्रिडिक्शन बेस्ड है तो प्रिडिक्शन के लिए सेल विल लगाते हैं, तो सेल विल आ जाएगा, कैन कुड आ सकता है, मे माइट आ सकता है, मतलब मे जनरली आएगा, कुड नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, कैन या मे आ सकता है। तो सिंपल। ऐसे ही बेटा जो अनरियल होती है उसमें दो हो सकती हैं, एक जो अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर पे बेस्ड है, दूसरी जो अनरियल पास्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक बार कंडीशंस के यही चार टाइप हो जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। सबसे पहले ध्यान देंगे भाई, पहली जो कंडीशन होती है इसको जीरो कंडीशनल बोल देते हैं, ये बेसिकली जनरल ट्रूथ को दिखाता है। कई बार इसका नाम होता है जीरो कंडीशनल का फैक्चुअल कंडीशनल, क्या बोल देते हैं इसको, मैं नाम लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा ना इजी रहता है याद रखना। तो जीरो कंडीशनल बेसिकली कैसी कंडीशन है जो कि फैक्ट को दिखाती है, तो इसको बेसिकली फैक्चुअल कंडीशनल बोल देते हैं। ठीक है, फैक्चुअल कंडीशनल, तो जीरो कंडीशनल बोले या फैक्चुअल कंडीशनल, इनमें क्या होगा, इफ के साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आइस को गर्म करोगे तो मेल्ट होना प्रिडिक्शन है कि फैक्ट है? फैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, हीट करने पे तो, है ना। दूसरा होता है बेसिकली कंडीशन जो कि रियल फ्यूचर की कंडीशन होती है, जो कि प्रिडिक्शन पे बेस्ड होती है। इसीलिए क्योंकि प्रिडिक्शन पे बेस्ड है इसीलिए इसका नाम होता है प्रिडिक्टिव कंडीशनल। प्रिडिक्टिव कंडीशनल, तो इसका नाम दे देते हैं अपन प्रिडिक्टिव कंडीशनल, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल। इसमें क्या होता है, इफ के साथ तो प्रेजेंट आता है, अकॉर्डिंग टू नीड आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, समटाइम्स कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, वैसे मैक्सिमम आपका इंडेफिनिट आता है। बाकी आपका मेन क्लॉज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कई बार यहाँ पे विल की जगह पे सेल आ सकता है ना, इवन आपका कैन आ सकता है और मे आ सकता है समटाइम्स, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे इफ यू स्टडी वेल यू विल पास, अब आप अच्छे से पढ़ोगे तो पास होना आपका फैक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो पूरी संभावना है कि आप पास होगे, लेकिन फैक्ट नहीं हो सकता है, कुछ भी आपका बीच में आ सकता है। फैक्ट नहीं है, इसीलिए बेसिकली क्या है आपका, कि यहाँ पे सेल विल का यूज हो रहा है। तीसरी कंडीशन होती है सेकंड कंडीशनल, जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कंडीशनल, हाइपोथेटिकल का मतलब ही होता है अनरियल। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशनल यानी कि अनरियल कंडीशनल। अब क्योंकि ये अनरियल बात है इसीलिए प्रेजेंट की बात करते हुए भी, अनरियल प्रेजेंट है, फिर भी हम इफ के साथ पास्ट यानी कि या तो वी टू लगा रहे हैं या फिर वर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पास्ट सब्जंक्टिव मूड आ रखा है बेटा, क्योंकि अनरियल बात है। और मेन क्लॉज में जैसे यहाँ विल था तो विल की जगह वुड लगा रहे हैं, क्योंकि विल की पास्ट की फॉर्म लगानी है, क्योंकि रिजल्ट भी अनरियल है, कंडीशन अनरियल है, इसीलिए प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो गया, यानी कि वी टू या वर आ गया। और रिजल्ट भी अनरियल है, इसीलिए विल की जगह पे वुड आएगा, कैन की जगह पे कुड आएगा, मे की जगह पे माइट आएगा। यहाँ से आप रट्टा भी मार सकते हैं कि अगर इधर वी टू या वर दे रखा है तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मेरे अमीर हूं नहीं, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड को ट्रेवल करता। जब अमीर ही नहीं है तो ट्रेवल कहाँ से करूंगा, तो वुड का मतलब है रिजल्ट भी अनरियल है ना। इस सेंटेंस का मतलब है बट आई एम नॉट रिच, लेकिन मैं ना तो रिच हूं, एंड आई विल नॉट ट्रेवल द वर्ल्ड, और मैं वर्ल्ड को ट्रेवल नहीं करूंगा, यानी कि इसमें अनरियल रिजल्ट आ गया।
थर्ड जो होती है ना, इसका एक नाम होता है काउंटर फैक्चुअल। काउंटर फैक्चुअल यानी कि ये फैक्ट्स को काउंटर करता है। काउंटर फैक्चुअल कंडीशनल। काउंटर फैक्चुअल कंडीशनल बेसिकली अनरियल पास्ट की कंडीशंस को दिखाता है। अनरियल पास्ट की कंडीशंस। अब देखो पास्ट की कोई भी अनरियल बात हो तो अभी सब्जेक्टिव मूड में अपन ने क्या देखा था कि भाई हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट आता है। और पास्ट का अनरियल रिजल्ट हो जाए तो वहां पे भी क्या आना चाहिए, पास्ट की अनरियल बात तो मॉडल के साथ दिखाएंगे तो वुड हैव प्लस V3 अनरियल रिजल्ट हो जाएगा। जब हम मॉडल पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक मॉडल के साथ बताएंगे कि परफेक्ट मॉडल्स क्या सेंस देते हैं, वहां पे भी आपको ये चीज और अच्छे से सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इफ ही हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की होती, दैट मीन्स उसने पढ़ाई नहीं की थी, यानी सेंस है बट ही डिड नॉट स्टडी। ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो गया होता, बट ही डिड नॉट पास। ठीक है, लेकिन वह पास नहीं हुआ। तो रिजल्ट को वुड हैव प्लस V3 से लिखते हैं। अब आप मिक्स्ड कंडीशनल भी होते हैं, समटाइम्स क्या होगा कि ये और ये इन दोनों को मिक्स कर देता है। कैसे मिक्स करेगा कि कंडीशन तो जो है ना वो पास्ट की होगी लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट में होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपसे ना मिला होता, मान लीजिए एक आशिक आप टाइप का आदमी है, किसी मिला लड़की से, प्यार मोहब्बत हुआ, बहुत सारा दुख हुआ, परेशान रहा बेचारा बहुत दिन तक, दिक्कतें झेली, और फिर एक दिन आके कहता है कि अगर मैं उससे ना मिला होता तो आज मैं खुशी होता, आज वो खुश होता। यानी कि उसका ना मिलना कब की सिचुएशन है, पास्ट की, मतलब मिला तो पास्ट में था ना। तो अगर मैं तुमसे ना मिला होता, कब नहीं मिला होता, पास्ट में। तो कंडीशन कब की है, पास्ट की। खुश कब होता, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट में, यानी कि रिजल्ट कब का है, प्रेजेंट का। तो बड़ा सिंपल है ये, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि इफ के साथ में क्या आएगा, पास्ट का परफेक्ट और वुड प्लस V1। अब वुड प्लस V1 क्यों, क्योंकि रिजल्ट प्रेजेंट में है। तो क्योंकि प्रेजेंट, देखो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सिंपल तरीके से बताता हूं। अगर पास्ट की कंडीशन दिखानी है तो हेड प्लस V3, और पास्ट का रिजल्ट दिखाना है तो वुड हैव प्लस V3। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन दिखानी है तो V2 या वर के साथ, और प्रेजेंट का रिजल्ट है तो वुड प्लस V1 के साथ। ये अनरियलिटी के लिए दिखा रहे हैं हम। ठीक है, अब आप सिंपल सोचिए, कंडीशन कब की थी, पास्ट की, तो पास्ट की कंडीशन हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट आ गया। यानी कि आप कह सकते हो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन रिजल्ट किसका है, प्रेजेंट का, इसीलिए वुड हैव नहीं लिखेंगे क्योंकि वुड हैव आपका पास्ट बना देगा इसको, क्योंकि रिजल्ट प्रेजेंट में तो वुड प्लस V1। जैसे इफ ही हैड टेकन द मेडिसिन, अगर मेडिसिन ले ली होती, मेडिसिन कब ली होती, पास्ट में, ही वुड बी फाइन नाउ। नाउ यानी कि फाइन कब होता, प्रेजेंट में, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो एक आपका टाइप ऐसा हो सकता है कि कंडीशन कुछ ऐसी है जो कि हमेशा अनरियल है, पास्ट में भी अनरियल थी, प्रेजेंट में भी अनरियल थी। अगर कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा, तो उसको पास्ट से दिखाते हैं, प्रेजेंट से। आप कहोगे सर ऐसे एक्शन को तो हम प्रेजेंट में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई गो टू टेम्पल का मतलब क्या है, मैं जाता था, जाता हूँ और जाता रहूंगा, यही तो मतलब है। आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली मंदिर जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं कल भी गया था, परसों भी गया था। यानी कि ऐसी चीजें प्रेजेंट में दिखाई जाती हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो कि एवर लास्टिंग है, जो कि हमेशा चलने वाली है, जो कि हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको पास्ट की कंडीशन मानोगे कि प्रेजेंट की, ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट की कंडीशन माननी पड़ेगी। तो प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन किससे दिखाते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ऑलवेज अनरियल कंडीशन हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और या फिर वर से रिप्रेजेंट करेंगे। बात आ रही है समझ में, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन प्रेजेंट में मानी जाएगी, ये पास्ट की अनरियल कंडीशन नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट हो सकता है पास्ट में डिस्कस किया जा रहा हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर राखी मेरी बहन होती तो वो मेरी कल हेल्प कर देती, उसने मेरी हेल्प कल नहीं की, तो राखी ने हेल्प नहीं की, ये पास्ट की बात है। लेकिन राखी मेरी बहन नहीं थी या आज भी नहीं है, आप कहोगे नहीं है, तो अगर होती तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, इफ सी वर माई सिस्टर, अगर वो मेरी बहन होती, शी वुड हैव हेल्प्ड मी यस्टरडे। मदद नहीं की, ये पास्ट की बात है, तो रिजल्ट पास्ट का है, लेकिन कंडीशन आज भी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वर का यूज करेंगे ना कि हेड प्लस V3 का। तो ये एक मिक्स्ड कंडीशनल आता है, एग्जाम में कम आता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स की बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहले विल वुड का यूज आपको नहीं करना है कंडीशन की क्लॉज में। वॉज का यूज आपको बेसिकली इफ क्लॉज में नहीं करना है, आपको हमेशा वर का यूज करना है। विल, सेल, वुड ये तो आते नहीं है इफ के साथ, है ना।
कंडीशंस ऑफ पास्ट आपको हैड प्लस V3, रिजल्ट ऑफ पास्ट वुड हैव प्लस V3, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट वर या V2 और रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट वुड प्लस V1। देखो भैया एक दो चीजें और बता देता हूँ। अगर आप लिखते हैं ना इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड कंडीशनल बोलते हैं। इसकी इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है? शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेम मीनिंग देगा। इफ यू स्टडी, इसका मतलब है आप कह सकते हैं इसी को शुड यू स्टडी। दूसरा आपका क्या है मेरे भाई? अगर आप कहीं पे लिखना चाह रहे हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटा वर, तो आप इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इन्वर्टेड फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हैं वर प्लस सब्जेक्ट और आगे जो भी है। इफ आई वर अ बर्ड, इसको मैं लिख सकता हूं वर आई अ बर्ड, बात एक ही है। तो यही इन्वर्टेड फॉर्म होती है ना। तीसरा आपका क्या होता है मेरे भाई? अगर कहीं आप लिखना चाहते हैं हैड, सॉरी हाँ, कहीं पे आप लिखना चाहते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप ऐसे ना लिख के, इट इज पॉसिबल कि आप ऐसे लिख दें कि हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड हेल्प्ड मी, इसको लिख सकते हैं हैड यू हेल्प्ड मी, यानी कि यही आपके क्या कहलाते हैं? इन्वर्टेड कंडीशनल। तो इन्वर्टेड फॉर्म होती है, इनका ध्यान रखेंगे विशेष करके, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा मेरे भाई कंडीशन को बताने के लिए आपका अनलेस भी आ जाता है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ प्लस नॉट। तो ध्यान देने की बात है कि अनलेस के साथ क्या 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 नहीं होगा। एक तो जो इफ के साथ नहीं होता है, क्योंकि अनलेस भी कंडीशन दिखाता है, तो एक तो इसके साथ सेल या विल का प्रयोग नहीं करेंगे, सेल विल या वुड कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इसके मीनिंग में नॉट पहले से छिपा हुआ है, तो इसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि नॉट का प्रयोग भी नहीं होगा। अनलेस जैसे कंडीशन दिखाता है, वैसे ही टाइम को दिखाने के लिए अपन अनटिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो अनटिल होता है, इसके साथ में भी सेम चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि टाइम की क्लॉज में भी अपन सेल विल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अनटिल के साथ में भी सेल विल या वुड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनटिल भी नेगेटिव है अपने आप में, तो इसके साथ में नॉट का प्रयोग भी नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट में एक बार इन केस और इफ का डिफरेंस और देख लेंगे, बाकी सब चीजें। वैसे इन केस और इफ को हम कंजंक्शन में भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके अब भाई, जो आपके एग्जाम्स में आए गए हैं हाल फिलहाल में ही, ठीक है। इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर शी वुड टेल यू वेयर आई वॉज। अगर आपने मेरी माँ से बात की होती, तो वह आपको बताती कि मैं अल्टीमेटली कहाँ था कहाँ मैं, ठीक है। तो इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर शी वुड टेल यू वेयर आई वॉज। तो इफ यू हैड स्पोकन, अब जैसे ही आपने देखा ना हैड प्लस V3, यानी कि कंडीशन कब की है? पास्ट की। तो रिजल्ट भी किसका होगा? पास्ट का। तो वुड टेल यू नहीं होगा, वुड हैव टोल्ड यू। सिंपल सी बात है। कौन से पार्ट में एरर? सी में, ठीक है। हैड आई नोन अबाउट द डिले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सी वाली कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल। तो आई विल वेट नहीं आएगा, आई वुड हैव वेटेड, आई वुड हैव वेटेड, ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे, हैड दे सबमिटेड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि कौन सा कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वुड हैव प्लस V3, सो वुड हैव प्लस V3 यही वाला ऑप्शन है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, हैड आई नोन द कॉन्फ्रेंस वॉज पोस्टपोन्ड। अब जैसे देखोगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वुड हैव प्लस V3, सो आई वुड हैव कैंसल्ड। सिंपल सी बात है, माई फ्लाइट रिजर्वेशंस। राम्या वुड ग्लैडली हेल्प मान्या इफ यू हैड आस्क्ड हर। तो इफ के साथ हैड प्लस V3 है, तो वुड हैव हेल्प्ड। तो देख लो, वुड हैव ग्लैडली हेल्प्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चंस। इफ सी हैड गॉन टू द पार्टी शी कुड हैव मेट, कुड हैव प्लस V3 है, तो इधर हैड प्लस V3 रहेगा, हैड गो नहीं हो सकता है, हैज गॉन नहीं हो सकता है, हैव वेंट नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट करेक्ट है। 2024। तो 2025 और 24 में खूब क्वेश्चन आए भर भर के, देखो एक बार। इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड। अब भैया स्टडी हार्ड अगर आप करते हैं, तो ये तो कोई फैक्ट तो है नहीं, फैक्ट नहीं है, इसका मतलब प्रिडिक्शन है। बेशक हम श्योरली लिख रहे हैं, फिर भी प्रिडिक्शन है। तो यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड, फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है, यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। THSL 2020 का है। इफ इंडिया विल विन, अब जैसे देखा ना, इफ के साथ सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ इंडिया विंस दिस मैच दे विल विन द सीरीज। देखो आगे,
मे भी हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन इंडिया मैच खेल रहा हो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का। देखो अगला आपका है हेड आई ए रिच पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और आगे अगर एक कॉम्प्लीमेंट आ रखा है तो वर के साथ लिखेंगे वर आई अ रिच पर्सन। अगर मैं एक रिच व्यक्ति होता, आगे वुड प्लस बी बना, आई वुड शेयर माई वेल्थ, मैं अपनी वेल्थ को शेयर कर लेता। क्योंकि आगे वुड प्लस बी बने तो हेड आई बीन नहीं लिख सकते, ठीक है। और वर आई क्यों लिखा है, क्योंकि वही इन्वर्टेड कंडीशनल जो मैं आपको बता चुका हूँ। CHSL का क्वेश्चन है, इफ इट विल रेन टुमारो, इफ के साथ में सेल विल का प्रयोग नहीं होता है, तो इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, ठीक है। आगे इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। तो इट बी नहीं, इट विल बी मच क्विकर, इट विल बी। वैसे ये कंडीशनल में डालना नहीं था बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही है। अभी 1 घंटा लगता है लेकिन बाद में क्या है, इतना लगेगा। ये प्रिडिक्शन है, हमारी प्रिडिक्शन है तो सेल विल से ही बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखो, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट, इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे। अब देखो दैट डे से आपको क्या पता चल रहा है कि ये तो पास्ट की बात है। पास्ट की बात है यानी कि डिड प्लस V1 या हेड प्लस V3। आप कहोगे सर हेड प्लस V3 आएगा, हैड नॉट ड्रेस्ड, हैड नॉट ड्रेस्ड। ये CHSL 2021 का है, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। इफ इट हैड नॉट रेन्ड, पास्ट है, हेड प्लस V3, तो यहाँ पे भी वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, ठीक है। ये CGL प्री 2024 का है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। देखो, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज़ टर्न्ड सोर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो फैक्ट है भैया, अगर दूध में कुछ लेमन डाल दें तो फैक्चुअल कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है, यानी कि इट टर्न्स सोर। वैसे इट विल टर्न लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन इट टर्न्स आपका बेटर ऑल्टरनेटिव है। देखो आगे, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यू टू गो। CHSL 2000 इसका है, 24 का। सबसे पहले अर्लियर है, इसका मतलब पास्ट है, तो हैड अप्राइज्ड आपका करेक्ट है वैसे कायदे से तो, ठीक है। और वुड हैव अलाउ नहीं, मतलब वुड हैव अलाउ नहीं, अलाउड होना चाहिए, गलती यहाँ पे है। पहले में हैड अप्राइज्ड है, आई वुड अलाउ गलत हो जाएगा। कैन अप्राइज्ड है, गलत हो जाएगा। हैड अप्राइज्ड है और यहाँ पे वुड हैव अलाउड है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल V2 रह गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्लियर से पता चल रहा है पास्ट है। इन हिज मेमोयर एटनबर्ग सेड दैट लीशा वुड हैव बीन 11 इफ शी वॉज विथ अस टुडे। तो उसने ये कहा है कि लीशा अगर हमारे साथ होती, तो इफ सी वर विथ अस, तो इफ सी वर तो वॉज गलत है, इफ सी वर सही है, इफ सी वर सही है। यहाँ पे विल हैव बीन नहीं, वुड हैव बीन। 11 साल पूरे हो चुके होते इसीलिए परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर लगा रखा है, ठीक है। देखो आगे, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के CDS वगैरह के। इफ यू विल कम टुमारो, तो इफ यू कम टुमारो लिखेंगे, इफ के साथ सेल या विल का प्रयोग नहीं होते हैं, नहीं करते हैं। इफ इट विल रेन, तो इफ इट रेन्स लिखेंगे, इट विल रेन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये CDS का, ये भी कौन सा वाला है, इफ इट रेन्स, ये ऑप्शन। इफ आई वॉज यू नहीं लिखेंगे, इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। इफ आई वॉज यू नहीं, आई वर यू। कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट का नहीं है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, गलती से इंप्रूवमेंट के तरीके से लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉच की जगह पे क्या आएगा, वर आएगा। आगे, इफ सी लेफ्ट नाउ सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब देखो ये सेंटेंस देखने में लगेगा कि इसमें कोई एरर है, लेकिन यहाँ पे V2 है, यानी कि ये प्रेजेंट की अनरियल बात है। सी वुड रीच, वुड प्लस बी बने, एकदम सही है, सब सही है ना सेंटेंस में, तो बेटा नो एरर लगा दो, सिंपल। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, सब सही है, ये भी करेक्ट है। वर प्लस मतलब यहाँ पे वर है और इधर वुड प्लस V1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। अगर इधर V1 है तो ये तो एक प्रिडिक्शन है, जरूरी थोड़ी फैक्ट थोड़ी ना है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आई विल गेट हमें लिखना चाहिए, ना कि आई एम गेटिंग। आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, फर्स्ट कंडीशनल। अनलेस यू प्रिपेयर वेल, देखो अनलेस के साथ में V1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। मेन क्लॉज में सेल विल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, तो नो एरर आपका करेक्ट आंसर होगा। इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट आवर ऑफिस नाउ। तो हेड प्लस V3 है,
वी विल बी नहीं होना चाहिए, हमें वी वुड बी लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वुड हैव बीन नहीं लिखने की जरूरत है, क्यों? नाउ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है। कार का खराब होना पास्ट की बात है, कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट का। ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वी वुड बी एट द ऑफिस नाउ लिखेंगे, ना कि वुड हैव बीन। इफ यू डैश योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट। अगर आपने अपनी बुक पूरी पढ़ ली है, ठीक है, तो इफ यू हैव फिनिश्ड आई वुड लाइक टू बोरो इट। अब आप सिर्फ फिनिश नहीं लिखोगे, इफ यू फिनिश योर बुक, इसका मतलब है कि जब आप फिनिश करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आई वुड लाइक टू बोरो इट, मैं इसको बोरो करना चाहूंगा। ये जो वुड लाइक है ना, इसको वो वाला वुड मत समझना, अनरियल वाला वुड लाइक बेसिकली यहाँ पे किसके लिए, हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि हमें ये काम करना है, हम ये करना चाहेंगे, उस वाले सेंस में। इसीलिए यहाँ पे हैव फिनिश्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब आप ये कंप्लीट कर चुके होगे, यहाँ पे कंप्लीशन का सेंस है, सेंस ऑफ कंप्लीशन। आप पहले कंप्लीट करोगे और उसके बाद में बेसिकली हम बोरो करना चाहेंगे, तो कंप्लीशन के लिए हैव प्लस V3 आएगा। बाकी भाई ये था पूरा का पूरा आपका कंडीशनल चैप्टर। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। एक बार टॉप 50 के क्वेश्चंस जरूर देख लेना। मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी, इतनी मेहनत करी है, तो मेरे भाई 1-1.25 घंटे की वो वीडियो, उसको और देख लेना। आपकी जो क्लैरिटी है ना, वो 3 गुना हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी मेरे भाई आप हमारी सारी बुक्स चेकआउट कर सकते हैं, संजीवनी पर भी ऑफर चल रहा है। रामबाण भी बहुत अच्छी किताब है, क्रांति भी अच्छी किताब है। जो भी किताबें हैं सारी की सारी मेहनत से बनी है, तो सारी की सारी अच्छी हैं। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे हैंड रिटन नोट्स वगैरह यहीं पे मिलते हैं। थोड़ा लेट मिलेंगे लेकिन मिलेंगे हर चैप्टर के, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो प्रशांत सोलंकी इंग्लिश नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से बाकी अकाउंट्स भी हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।